तो पाइथन इन्वेंट किया था गुइडो वैन रॉसम ने, वो एक डच प्रोग्रामर था। तो पाइथन नाम ऐसा क्यों रखा गया कि 1970 में बीबीसी चैनल में एक शो टेलीकास्ट होता था, उसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो वो गुइडो वैन रॉसम उस शो का बहुत फैन था। तो वो शो उसका बहुत अच्छा लगता था। तो उस ये जो नाम है इसमें तो पाइथन नाम है, तो ये पाइथन नाम उसका दिमाग में स्ट्राइक किया था। और गुइडो वैन चाहता था कि ऐसा कोई नाम रखा जाए जो नाम बहुत ही यूनिक होगा। ओके। और सभी क्यूरियस होगा कि ऐसा नाम क्यों रखा गया, मतलब ये लैंग्वेज से क्या क्या हो सकता है। तो इसीलिए वो चाहता था कि ऐसा कोई यूनिक नाम दूंगा जो देखकर सभी को इंटरेस्ट होगा कि ये लैंग्वेज से क्या हो सकता है। तो इंटरेस्टिंग नाम देना चाहता था, तो इसीलिए इसका नाम दिया पाइथन। ओके। तो ये पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है मशीन इंडिपेंडेंट। मतलब एक बार अगर कोई मशीन पे लिख दूं तो दोबारा लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके। तो जब भी जिसी भी मशीन हो, एक बार अगर लिख दूं तो दोबारा लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कोई भी मशीन में ये रन करेगा। ओके। तो वही लैंग्वेज को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो एक बार ही लिखूंगा, दोबारा लिखने का ज़रूरत नहीं है, किसी भी मशीन में वो रन करेगा। तो हम बाद में देखूंगा ये कैसे पॉसिबल है। ओके। पाइथन में अगर एक बार एक प्रोग्राम को लिख दूं तो वो किसी भी मशीन में रन कर सकता है, वो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो और जो भी हार्डवेयर हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम बाद में ही कुछ ही देर बाद ही देखूंगा ये कैसे पॉसिबल है। तो पाइथन इज़ ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और दूसरा पॉइंट है कि यह है जनरल पर्पस। तो जनरल पर्पस का मतलब क्या कि जनरल पर्पस वही लैंग्वेज होता है जो लैंग्वेज से हम सभी टाइप का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, कि किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं, उसी लैंग्वेज को बोलता हूँ जनरल पर्पस। और अगर वो लैंग्वेज स्पेशल पर्पस होता है, स्पेशल पर्पस का मतलब अगर उस लैंग्वेज से टिपिकल कुछ सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं, तो उस लैंग्वेज का हम बोलते हैं इसका स्पेशल पर्पस। मतलब पर्टिकुलर कुछ टाइप का अगर सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं तो उस लैंग्वेज को बोलते हैं स्पेशल पर्पस। लेकिन पाइथन है जनरल पर्पस, मतलब जनरली सभी टाइप का सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं। ओके। यही है पाइथन का पावर। तो पाइथन से हम किस किस टाइप का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, तो ऐसा कोई टाइप नहीं है जिस टाइप का सॉफ्टवेयर हम नहीं बना सकते, मतलब सभी टाइप का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो यही है पाइथन का स्पेशलिटी। मतलब हम पाइथन से डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, और फॉर एग्जांपल से कैलकुलेटर, ओके, वर्ड प्रोसेसर, ओके, एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर में जो चलेगा। ओके। और जो सॉफ्टवेयर एक ही कंप्यूटर में चलेगा, ऐसा सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। तो अभी हम वैसा ही प्रोग्राम लिखूंगा जो एक ही कंप्यूटर में चलेगा, और बाद में हम देखूंगा कि वेब एप्लीकेशन ये सब भी हम बना सकते हैं जो इंटरनेट में चलेगा, मतलब ब्राउज़र में चलेगा। ओके। वेब एप्लीकेशन तो वो भी हम बना सकते हैं। और कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, तो हम अभी जो प्रोग्राम करूँगा वो बेसिकली कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन ही होगा। कंसोल बेस्ड मीन्स जो प्रोग्राम कमांड प्रॉम्प्ट में रन करता है। मतलब हम अगर ये स्टार्ट बटन में क्लिक करूं तो यहाँ पर अगर CMD टाइप करूं, यह कमांड प्रॉम्प्ट आ रहा है, तो हमारा प्रोग्राम अभी कमांड प्रॉम्प्ट में ही चलेगा यहाँ पर, और आउटपुट जो आएगा वो भी कमांड प्रॉम्प्ट में ही आएगा। ओके। तो जो प्रोग्राम कमांड प्रॉम्प्ट में चलता है और जिसका आउटपुट कमांड प्रॉम्प्ट से आता है, उसी प्रोग्राम को हम बोलता हूँ कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। ओके। तो हमारा सभी प्रोग्राम अभी कंसोल बेस्ड ही होगा, मतलब सभी प्रोग्राम कंसोल में चलेगा, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट में चलेगा। ओके। तो हम बाद में देखूंगा हम
GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, मतलब जो विंडो बेस्ड होगा, मतलब वो कमेंट प्रॉम्प्ट में नहीं चलेगा, वो विंडो में चलेगा। ओके, वहाँ पर बटन्स होगा, फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ, हम सभी कर सकता हूँ GUI एप्लीकेशन में, वो भी हम बना सकते हैं। लेकिन पहले शुरू करूँगा ये टाइप ऑफ प्रोग्राम से, मतलब कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन से। ओके, और बाद में हमने जो बोला कि GUI बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, जहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स होगा, बटन्स होगा, लिस्ट बॉक्स, ओके, कॉम्बो बॉक्स, और कलर पैनल आएगा, कलर चूज करते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये सभी हम कर सकते हैं GUI बेस्ड एप्लीकेशन। और हम डेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं पाइथन से, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है पाइथन का। तो जहाँ पर CSV फाइल होगा, मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, तो जहाँ पर बहुत सारा डेटा रहेगा, और उस डेटा को एनालिसिस करके हम फ्यूचर में कैसा डेटा हो सकता है तो वो हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए पाइथन में बहुत सारा लाइब्रेरीज है, तो मतलब और भी पाइथन फाइल्स है, मॉड्यूल बोलता हूँ उसको, पाइथन मॉड्यूल, मतलब और भी पाइथन फाइल है, पाइथन फाइल को हम मॉड्यूल बोलते हैं। तो और भी बहुत सारा मॉड्यूल्स है, तो जिसको हम हमारा प्रोग्राम पे इंपोर्ट करके हम उसमें जो रेडीमेड जो फंक्शंस दिया गया उसको कॉल करके हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, मतलब हमको लिखने का ज़रूरत नहीं है वो जो लॉजिक, तो हम ऑटोमेटिकली उसको यूज़ करके काम कर सकते हैं। तो पाइथन में हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, तो मशीन लर्निंग भी कर सकते हैं। मशीन लर्निंग का मतलब है हम जो यूट्यूब में जो वीडियो सर्च करते हैं तो वो जो सजेशंस दिखाता है, तो हम जब कोई टाइप का वीडियो सर्च करते हैं तो उसी टाइप का और भी वीडियो वो सजेशन पे दिखाता है कि दूसरा कौन वीडियो हम देख सकते हैं। तो इसी टाइप का एप्लीकेशन को हम मशीन लर्निंग बोलते हैं। तो इसके लिए भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, रेडीमेड मॉड्यूल्स हैं। तो इसका जो प्रोग्राम लॉजिक उसको हमको लिखना नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत सारे रेडीमेड मॉड्यूल्स हैं, उसको यूज़ करके हम ये काम कर सकते हैं। ओके, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये जो प्रोग्रामिंग हम बोल रहे हैं ये दूसरा कोई लैंग्वेज, मतलब C++ अगर और जावा से अगर करूं ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और बहुत ही लंबा कोड लिखना पड़ता है वहाँ पर, और कॉम्प्लेक्स कोड भी लिखना पड़ता है। लेकिन पाइथन में बहुत ही ईजीली हम सभी काम कर सकते हैं। ये जो हम बोल रहा हूँ अभी तक, ये GUI बेस्ड एप्लीकेशन, डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग, और कोई भी टाइप ऑफ प्रोग्राम यहाँ पर हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं, खूब बहुत ही कम कोड लिखकर। ओके, और बहुत ही इजी कोड लिखकर ये सब काम हम कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट है ये डेटाबेस प्रोग्रामिंग, इसको बोलते हैं कि PDBC और पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी। पाइथन के साथ हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर्स है, मतलब इधर ओरेकल और MySQL और PostgreSQL और SQLite, ओके, तो जितना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स है उसके साथ हम पाइथन को कनेक्ट कर सकते हैं, और पाइथन से हम उसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते, रिकॉर्ड रिट्रीव कर सकते, सर्च कर सकते। तो ये सब काम हम कर सकते हैं डेटाबेस के साथ, और ये कोड बहुत ही ईजी है, सिर्फ 2-3 लाइन से ही हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर यही काम हम जावा से करूं और दूसरा कोई लैंग्वेज से करूं तो उसमें बहुत सारे कोड लिखना पड़ता है, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो लेकिन पाइथन में बहुत ही ईजी है, सिर्फ 2-3 लाइन में ही हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। यही पाइथन का स्पेशलिटी है। और हम आगे पहले में जो बात कर रहा था कि वेब डेवलपमेंट, हम पाइथन से बहुत ही इजीली वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो काम भी अगर कोई दूसरा लैंग्वेज से करूं, जावा और .NET, वहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन पाइथन में ये काम भी बहुत ही इजीली हम कर सकता हूँ, बहुत ही कम कोड लिखकर। ओके, और भी बहुत सारे काम कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल गेम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, रोबोटिक्स, जिसमें काम ऑटोमेटेड हो सकता है। बहुत बहुत काम है जो हम ऑटोमेटिक कर सकता हूँ,
उसको हम रोबोटिक्स एप्लीकेशन बोल सकते हैं। तो उस टाइप का भी सॉफ्टवेयर हम पाइथन से बना सकता हूँ। ओके, मतलब पाइथन से हम सभी टाइप का सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ और बहुत ही इजीली। ओके, तो हम तो पहले कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन से शुरू करूँगा और उसके बाद हम धीरे धीरे बाकी जो सॉफ्टवेयर्स, मतलब बाकी जो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, मतलब GUI बेस्ड और वेब एप्लीकेशन सभी हम देखूंगा। ओके, और डेटाबेस प्रोग्रामिंग भी। तो अब देखना है कि पाइथन हम डाउनलोड कहाँ से करूँगा। तो पाइथन डाउनलोड करने के लिए हमको जाना होगा ये साइट पर, दैट इज python.org। तो हम यहाँ पर गूगल में टाइप करूँगा डाउनलोड पाइथन। तो यहाँ पर जो पहला लिंक आ रहा है वो है www.python.org। यही है पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर क्लिक करना है। तो हमारा अभी जो पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है 3.11.1। तो ये बोल रहा है कि डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज़। तो ये विंडोज़ के लिए जो लिंक है ये बड़ा करके दिया है, क्योंकि ज़्यादा मशीन पे तो विंडोज़ ही चलता है। तो और भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सभी लिंक यहाँ पर है नीचे में, फॉर विंडोज़ और लिनक्स और मैक, और भी अगर कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके लिए भी लिंक यहाँ पर है। तो जिस मशीन पे जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसके ऊपर बेस करके हम उसी लिंक पे क्लिक करूँगा और उसी ऑपरेटिंग सिस्टम का पाइथन डाउनलोड होगा। तो ज़्यादा मशीन पे विंडोज़ चलता है, इसके लिए इसको बड़ा करके दिया गया, डाउनलोड पाइथन दिस इज़ फॉर विंडोज़। तो इस पर क्लिक करने से ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसका साइज़ है अप्रोक्सीमेटली 24 MB। ओके, और इसको डाउनलोड हो जाने के बाद हम इसको ऊपर डबल क्लिक करने से ये इंस्टॉल होना स्टार्ट करेगा। ओके, तो ये डाउनलोड हो गया और हम डाउनलोड फोल्डर में जा रहे हैं, ये शो इन फोल्डर। तो यहाँ पर हमारा पाइथन डाउनलोड हो चुका है। तो ऐसा दिखेगा इस फाइल को। इसके ऊपर अगर डबल क्लिक करूँ तो इंस्टॉलेशन विंडो आएगा। तो हमारा मशीन पर तो ऑलरेडी इंस्टॉल किया गया है ऑलरेडी, तो इसीलिए बोल रहा है कि अपग्रेड करने के लिए, अपग्रेड टू पाइथन 3.11.1। तो हमारा पाइथन 3.11 वर्जन है, इसके लिए बोल रहा है कि अपग्रेड करने के लिए। जिसका मशीन पे पाइथन इंस्टॉल नहीं किया गया अभी तक, तो उसके लिए इंस्टॉल नाउ एक ऑप्शन आएगा। ओके, यहाँ पर तो अपग्रेड नाउ दिखा रहा है, और जिस मशीन पे पाइथन इंस्टॉल नहीं किया गया अभी तक उस मशीन पे आएगा इंस्टॉल नाउ। ओके, तो हम अभी अपग्रेड नहीं करूँगा। तो ये बटन पे क्लिक करने से तो अपग्रेड हो जाएगा, लेकिन अभी हमारा अपडेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम छोड़ देता हूँ। तो इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक करने से वो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो हम इसको क्लोज कर देता हूँ। तो आर यू श्योर? यस, हम इसको कैंसिल कर दिया। तो इंस्टॉल हो गया। ये हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा मशीन पे पाइथन इंस्टॉल हो गया? तो हम ये जो स्टार्ट बटन है इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर टाइप करूँगा पाइथन। तो अगर सक्सेसफुली हमारा मशीन पे पाइथन इंस्टॉल हो गया तो ये ऑप्शन आएगा पाइथन 3.11, हमारा वर्जन है 3.11, और नीचे ये IDLE ये भी आएगा। ओके, तो हम इसके ऊपर भी क्लिक कर सकता हूँ, पाइथन 3.11 और IDLE दोनों के ऊपर भी। यहाँ पर क्लिक किया तो ये जो कमांड प्रॉम्प्ट आ रहा है यहाँ पर लिखा है कि पाइथन 3.11.0, ये पाइथन का वर्जन दिखा रहा है, मतलब हमारा मशीन पे पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल है। तो ओके, अगर ये नहीं आ रहा है तो समझ लेना होगा कि पाइथन ठीक तरह से इंस्टॉल नहीं हुआ है। और यहाँ पर 3 जो ग्रेटर देन एरो दिखा रहा है ये एक प्रॉम्प्ट है। तो ये जो विंडो ओपन हुआ है इसको बोलता हूँ पाइथन शेल। तो यहाँ पर सभी पाइथन कमांड रन होता है, तो यहाँ पर भी होगा। और अगर हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद
अगर हम पाइथन ये जो आइडियली दिखा रहा है यहाँ पर भी क्लिक कर सकता हूँ, सेम विंडो आएगा, लेकिन लुक एंड फील थोड़ा सा चेंज होगा, ऐसा विंडो आएगा। ओके, सेम विंडो। तो ये आइडियली शेल, तो यहाँ पर भी ये सेम प्रॉम्प्ट है और पाइथन वर्जन दिखा रहा है 3.11। तो यहाँ पर हम कोई भी पाइथन कमांड, वैलिड पाइथन कमांड टाइप करने से ये रन होगा। फॉर एग्जांपल हम कोई भी नंबर ऐड कर सकता हूँ 4+5 और ये डायरेक्टली रिजल्ट को शो करेगा। और फॉर एग्जांपल हम दो नंबर को ऐड करना चाहता हूँ वेरिएबल में स्टोर करने के बाद, फॉर एग्जांपल x=10 लेता हूँ, एंटर दिया, और y=20 एंटर, और ये दोनों वेरिएबल को हम ऐड करना चाहता हूँ, दैट इज x + y, और सिर्फ एंटर देने से इसका रिजल्ट दिखा देगा। लेकिन अगर कोई पाइथन एडिटर में ये लिखूं तो ऐसा प्लस करने से वो रिजल्ट डायरेक्टली नहीं दिखाएगा, हमको प्रिंट फंक्शन को कॉल करना होगा। प्रिंट नाम के एक फंक्शन है, उसको कॉल करके इस रिजल्ट को दिखाना होगा, हम डायरेक्टली ऐसा दिख नहीं सकते। तो यही है आइडियली का स्पेशलिटी कि यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा रिजल्ट हम देख सकता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम पाइथन का सारे प्रोग्राम यहाँ पर ही करूँ, तो ये कोई अच्छा एडिटर नहीं है। ये किस लिए दिया गया, ये जो शेल ये है क्विकली, अगर जल्दी में है हमारा काम, अगर जल्दी कुछ करना है तो हम अगर जल्दी में कोई वेरिएबल का वैल्यू दिखाना चाहता हूँ और टेस्ट करना चाहता हूँ, ओके, कोई वेरिएबल में क्या क्या वैल्यू है और कुछ फंक्शंस का रिजल्ट क्या है, आउटपुट क्या होगा, वो अगर हमको जल्दी में देखना है तो इसीलिए इस पर्पस में हम इस शेल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कोई अच्छा एडिटर नहीं है, क्योंकि हम जब फंक्शन टाइप करूँगा इसका सिंटैक्स वगैरह ये सब नहीं दिखाता ये, ओके। तो उसको दिखने के लिए हमको और भी जो एडिटर्स है, अच्छा एडिटर है, उसमें जाना पड़ेगा। तो ये है बेसिकली एक्सपेरिमेंटल पर्पस। फॉर एग्जांपल पाइथन में एक मॉड्यूल है, उसका नाम है से मैथ। तो हम ये मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा हूँ, दैट इज इंपोर्ट मैथ, और ये मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। और यह है मैथमेटिकल पर्पस के लिए, मैथमेटिकल फंक्शंस जो है ये मैथ मॉड्यूल के अंदर रहता है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी नंबर का SQRT मतलब स्क्वायर रूट करना है तो हम लिख सकता हूँ कि math.sqrt। तो ये जो हम मैथ डॉट दे रहा हूँ यहाँ पर कोई सजेशन और लिस्ट यहाँ पर दिखा रहा है, ओके। तो math.sqrt हम चूज कर रहा हूँ और ब्रैकेट में हम दूंगा कि जिस नंबर को हम स्क्वायर रूट करना चाहते हैं, दैट इज फॉर एग्जांपल 64 दे रहा हूँ, और एंटर देने से इसका आउटपुट यहाँ पर दिखा देगा। तो कोई प्रिंट ऐसा फंक्शन हमको कॉल करने का ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हम आंसर को देख सकता हूँ। लेकिन इसका कोई सिंटैक्स ये सब वो नहीं दिखाया, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर लिखना है तो सभी फंक्शंस और सभी कमांड का सिंटैक्स हमको याद करके रखना है, तो यही इसका प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हम ये यहाँ पर प्रोग्राम नहीं लिखूंगा, ये जस्ट हमने दिखा दिया कि इसमें हम काम कर सकता हूँ। तो यह है बेसिकली एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए। यहाँ पर हम बड़ा प्रोग्राम नहीं लिखूंगा, बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर लिखने से प्रॉब्लम होगा, हम ठीक तरह से नहीं लिख सकते। और अगर यहाँ पर लिखूँ तो ये यहाँ पर अगर सेव करना चाहता हूँ पाइथन का फाइल को, तो ये कैसे करना है, तो ये सेव भी कर सकता हूँ। अभी तक तो सेव नहीं हुआ है, ये डायरेक्टली मेमोरी में चल रहा है। और अगर सेव करके रन करना है तो हमको जाना होगा फाइल, न्यू फाइल, यहाँ पर। तो यहाँ पर और एक विंडो ओपन हुआ है, ओके। ये तो पहला विंडो था आइडियली शेल, और ये दूसरा विंडो ओपन हुआ है, ये नोटपैड जैसा ही है, और यहाँ पर टाइटल में अनटाइटल्ड है, और यहाँ पर लिखने से हम फाइल को सेव कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल वही प्रोग्राम लिख रहा हूँ, दैट इज x=10 एंड y=20 एंड से z = x + y, एंड यहाँ पर
हम रिजल्ट को यहाँ पर प्रिंट करने के लिए हमको प्रिंट फंक्शन कॉल करना होगा। तो प्रिंट एक फंक्शन है जिसके थ्रू पाइथन में हम किसी मैसेज को मॉनिटर में दिखा सकता हूँ और किसी वेरिएबल का वैल्यू को भी हम मॉनिटर में दिखा सकता हूँ। ओके, तो हम यहाँ पर प्रिंट दे रहा हूँ, प्रिंट जेड, और ब्रैकेट क्लोज किया। तो अभी तक तो कोई आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि इसको अभी रन करना है। तो रन कैसे करूँगा? रन करने के लिए यहाँ पर एक मेनू ऑप्शन है, दैट इज़ रन। तो यहाँ पर जाऊँगा और ये जो पहला ऑप्शन है दैट इज़ रन मॉड्यूल, शॉर्टकट है F5, इसके ऊपर क्लिक करना है। और ये बोल रहा है कि सोर्स मस्ट बी सेव्ड, ओके टू सेव। तो इसको रन करने के लिए फाइल को सेव करना है। तो ओके में क्लिक करने से ही फाइल सेव हो जाएगा और रन भी हो जाएगा, दोनों काम ही एक साथ होगा। तो ओके कर रहा हूँ। तो ये सेव करने के लिए बोल रहा है। तो ये जो फोल्डर दिखा रहा है ये पाइथन 3.11 बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पर सेव करता है जहाँ पर पाइथन इंस्टॉल किया गया। ओके, तो इसी फोल्डर में हमारा मशीन पे पाइथन इंस्टॉल किया गया, एज ड्राइव के अंदर, ये पाइथन 3.11 फोल्डर में। लेकिन हम यहाँ पर सेव नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इसके अंदर तो पाइथन का खुद का जो फाइल्स है, खुद का फाइल्स यहाँ पर है। हम इसके अंदर हमारा फाइल को मिक्स नहीं करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम डेस्कटॉप में ये सेव करता हूँ अभी के लिए। तो ये डेस्कटॉप चूज़ किया और यहाँ पर फाइल का नाम कुछ भी दे सकता हूँ, से P1 दे दिया। तो हर पाइथन प्रोग्राम फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो है .py। ओके, तो ये सेव एज टाइप बोल रहा है पाइथन फाइल्स, तो इसका एक्सटेंशन होगा .py। तो हमको देने का ज़रूरत नहीं, जस्ट P1 लिख दिया और सेव कर दिया और ये प्रोग्राम रन हो गया। तो ये सेव हुआ है ये डेस्कटॉप के अंदर, इसका नाम है p1.py। py ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा और रिजल्ट दिखा दिया 30। ओके, हमारा जो प्रोग्राम था दैट इज z इक्वल टू x प्लस वाई 10 प्लस 20 30। तो ऐसा करके हम यहाँ पर भी मतलब आइडियली में भी हम पाइथन प्रोग्राम को सेव करके प्रोग्राम रन कर सकता हूँ। लेकिन हम यहाँ पर कोई काम नहीं करूँगा, जो बोला था पहले, ये कोई अच्छा एडिटर नहीं है, हम अच्छा एडिटर में काम करूँगा। तो ये जस्ट दिखा दिया कि हम यहाँ पर कर सकता हूँ। ओके, तो इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, और इसको भी क्लोज कर दिया। तो अभी जो करूँगा, अभी देखना है कि पाइथन का अच्छा एडिटर क्या है। तो अच्छा एडिटर है ये। तो ये आइडियली कोई अच्छा एडिटर नहीं है, हम नंबर 4 में लिखा है। तो नंबर 1 है विजुअल स्टूडियो कोड, नंबर 2 है पाइचार्म, नंबर 3 है यह एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और इसके अंदर जुपिटर नोटबुक है, और स्पाइडर। ओके, स्पाइडर का स्पेलिंग है SPYDER, नॉट SPI। तो ये एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन का जो सॉफ्टवेयर है ये थोड़ा सा हेवी वेट है, मतलब ये डाउनलोड करने से थोड़ा टाइम लगता है। तो हम ये अभी यूज़ नहीं करूँगा। हम अभी ये जो नंबर 1 एंड नंबर 2 जो दोनों एडिटर है, मतलब विजुअल स्टूडियो कोड एंड पाइचार्म, ये दोनों को ही यूज़ करूँगा। और ये एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन हम बाद में देखूँगा। तो एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए है? अगर पाइथन से हम डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए जो जो मॉड्यूल्स का ज़रूरत पड़ता है, ये एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करने से वो मॉड्यूल्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए जो मॉड्यूल्स ज़रूरत होता है वो मॉड्यूल ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा अगर हम एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हो तो। लेकिन अभी तो हम डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का काम नहीं करूँगा, इसके लिए ये मॉड्यूल मतलब ये सॉफ्टवेयर ज़रूरत नहीं है। तो हम ये पहला दोनों सॉफ्टवेयर से ही काम करूँगा। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड एक लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, मतलब बहुत ही हल्का है, तो ये जल्दी लोड होता है। तो ज़्यादा तरीके से हम विजुअल स्टूडियो में काम करता हूँ, और मेरा तो पसंद है ये पाइचार्म,
ये बहुत ही अच्छा है, मतलब सबसे बेस्ट है ये पाईचार्म। ओके, लेकिन ये भी थोड़ा सा हैवी वेट है, लेकिन इतना हैवी वेट नहीं, एनाकोंडा जैसा हैवी वेट नहीं, उससे कम हैवी वेट है, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड से कंपैरेटिवली हैवी वेट है। ओके, तो एनीवे हम ये दोनों से भी मिलकर काम कर सकता हूँ। तो ये सभी फ्री है, यहाँ पर जो जो हमने दिखाया ये चार ही फ्री है। तो अगर विजुअल स्टूडियो कोड हमको डाउनलोड करना है तो हमको जाना होगा गूगल में और टाइप करना होगा डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पर जो पहला लिंक आ रहा है दैट इज code.visualstudio.com, तो यही है विजुअल स्टूडियो कोड का लिंक। ये भी तीनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक, लिनक्स एंड विंडोज़, इसके लिए दिया गया है। तो इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए दिया गया, विंडोज़, लिनक्स एंड मैक। तो हमारा मशीन तो विंडोज़ ही है, तो विंडोज़ के अंदर भी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, यूज़र इंस्टॉलर, सिस्टम इंस्टॉलर, .zip एंड CLI। तो यहाँ पर जो अच्छा है सबसे वो है .zip, और बाकी जो है यूज़र इंस्टॉलर और सिस्टम इंस्टॉलर ये ठीक तरह से काम नहीं करता है सभी टाइम पे। तो इसीलिए हमारा जो सजेशन है वो है .zip वर्जन। तो ये सभी टाइम पे ठीक तरह से काम करता है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये .zip हम इंस्टॉल करता हूँ, और जिस ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका मशीन पे जैसा है, मतलब 64 बिट अगर है तो ये पहला ऑप्शन है x64, और अगर 32 बिट है तो x86 ये इंस्टॉल करना है। तो x64 में क्लिक करने से ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो गया, ये 125 MB का है। तो ये इंस्टॉल मतलब डाउनलोड हो जाने के बाद जो सॉफ्टवेयर आएगा, जो सेटअप फाइल आएगा, ओके, तो ये जैसा एक सेटअप फाइल आएगा VS Code Win3 Win32 -x64। ओके, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करने से ऐसा एक फोल्डर आएगा। यहाँ पर ये जो कोड नाम का ये जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है टाइप, इसके ऊपर डबल क्लिक करने से विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। तो ऐसा विंडो आएगा। ये हमारा तो पहले भी बहुत काम हुआ था, तो इसीलिए ऐसा विंडो आ रहा है। तो जिसका मशीन पे कोई काम नहीं हुआ, ये पहले से ही इंस्टॉल कर रहा है, तो ये ब्लैंक विंडो ही आएगा। ओके, तो हम ये गेट स्टार्टेड ये सब ऑफ कर देता हूँ, ये भी ऑफ कर दिया। ये ब्लैंक ऐसा विंडो ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर फाइल में जाना है, ये क्लिक करना है कि न्यू टेक्स्ट फाइल। तो करने से ये अनटाइटल्ड 1 ऐसा दिखाएगा। तो अभी पाइथन प्रोग्राम लिखने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो दिखा रहा है, ये जो स्टेटस बार है नीचे में ब्लू कलर का, यहाँ पर सिलेक्ट लैंग्वेज मोड ये जो दिखा रहा है, यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट दिखा रहा है। तो पाइथन प्रोग्राम लिखने के लिए यहाँ पर पाइथन दिखाना चाहिए। ओके, लेकिन अभी तो नहीं दिखा रहा है, ये तो प्लेन टेक्स्ट दिखा रहा है। तो पाइथन कैसे आएगा, तो अभी ये फाइल को सेव करना है, दैट इज फाइल से सेव। ओके, तो अब जिस फोल्डर में हम हमारा प्रोग्राम को सेव करना चाहता हूँ वही फोल्डर को चूज़ करना होगा। तो किसी भी फोल्डर में हम चूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी डेस्कटॉप ले लेता हूँ, डेस्कटॉप, और फाइल का नाम कुछ भी दे सकता हूँ, दैट इज़ P2 दे दिया। P1 नाम का एक फाइल हम पहले से भी क्रिएट कर चुका हूँ, तो इसलिए P2 दिया है। और सेव एज टाइप जो है यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट दिखा रहा है, तो इस पे क्लिक करने के बाद हमको चूज़ करना है पाइथन। यहाँ पर नीचे है, दैट इज पाइथन। ओके, और सेव।
तो अब हमारा प्रोग्राम का नाम हो गया p2.py और नीचे में स्टेटस बार में भी आ गया पाइथन। ओके, तो यहाँ पर पाइथन आ गया। और जिसका मशीन पे पहली बार इंस्टॉल हो रहा है, तो हमारा मशीन पे तो ऑलरेडी हो चुका था, तो पहली बार करने के लिए एक यहाँ पर एक्सटेंशन का ज़रूरत पड़ता है। ओके, यहाँ पर जो नीचे में जो ऑप्शन है दैट इज़ एक्सटेंशन। तो सभी लैंग्वेज में काम करने के लिए कुछ एक्सटेंशन का ज़रूरत पड़ता है। ओके, तो एक्सटेंशन इसलिए है कि वो हमारा लैंग्वेज का जो सिंटैक्स वो समझ सकेगा एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने से। तो ये एक्सटेंशन बटन पर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने से एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पर ये जो दिखा रहा है, हमारा मशीन पे तो सभी लैंग्वेज का एक्सटेंशन ऑलरेडी इंस्टॉल हम कर चुका हूँ, इसीलिए ये सारे दिखा रहा है कि इंस्टॉल्ड ये जो सेक्शन यहाँ पर दिखा रहा है कि किस किस लैंग्वेज का एक्सटेंशन हमारा मशीन पे इंस्टॉल है। तो हमारा मशीन पे तो सभी लैंग्वेज का ही इंस्टॉल है। तो जो मशीन पे पहली बार हो रहा है, तो वो मशीन पे तो ये सब नहीं दिखाएगा। ओके, तो उस मशीन पे इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पर पाइथन का अगर एक्सटेंशन चाहिए, तो यह जो हमारा मशीन पे मैजिक पाइथन ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया गया। तो पहली बार करने के लिए यहाँ पर सर्च एक्सटेंशन इन मार्केट प्लेस, जो सर्च बार आ रहा है, यहाँ पर लिखना है कि सिर्फ पाइथन। और पाइथन नाम का कोई एक्सटेंशन है या नहीं वो सर्च करेगा। यहाँ पर दिखा रहा है कि पाइथन, पहले हम यहाँ पर क्लिक करूँगा और हमारा मशीन पे तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए अनइंस्टॉल दिखा रहा है। तो जिस मशीन पे इंस्टॉल नहीं होगा वहाँ पर इंस्टॉल दिखाएगा, और इंस्टॉल क्लिक करने से वो इंस्टॉल हो जाएगा। दैट इज पाइथन एक्सटेंशन फॉर विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, तो ये पहले इंस्टॉल करना है, उसके बाद हम काम कर सकता हूँ। ओके, और इंस्टॉल हो जाने के बाद हम इस विंडो को क्लोज कर दूंगा। ये क्रॉस में क्लिक करने से ये क्लोज हो जाएगा। और ये विंडो को क्लोज करने के लिए हम ये जो एक्सटेंशन यहाँ पर दोबारा क्लिक करूँगा। एक बार क्लिक करने से ओपन होगा और दोबारा क्लिक करने से बंद हो जाएगा। ओके, ये ऑन ऑफ है। तो अब हमारा जो एडिटर ये पाइथन प्रोग्राम लिखने के लिए रेडी है। तो हम यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो हम जो पहले प्रोग्राम लिखा था वही लिख रहा हूँ कि x इक्वल टू 10 और से y इक्वल्स टू 20, और यहाँ पर प्रिंट और ब्रैकेट में से सम इज, और कॉमा देकर यहाँ पर हम एक वेरिएबल में समेशन को स्टोर कर लेता हूँ, z इक्वल टू से x प्लस वाई। ओके, तो हम कोड बाद में समझा दूंगा। ओके, डोंट वरी। तो हम सम इज z कर दिया, और ये फाइल अभी तक सेव नहीं किया गया। तो कैसे समझ रहा हूँ कि ये सेव नहीं है? तो ये जो फाइल का नाम है, इसके बाद ये जो व्हाइट सर्कल दिखा रहा है, इसका मतलब है ये फाइल अभी तक सेव नहीं किया गया। तो कंट्रोल एस और फाइल से सेव क्लिक करने से ये सेव हो जाएगा, और ये व्हाइट सर्कल चला गया, मतलब ये सेव हो गया। और अभी ये जो रन बटन है यहाँ पर, ये जो ट्रायंगल है, रन कोड, इसको क्लिक करने से हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये जो नीचे दिखा रहा है सम इज 30। ओके, रनिंग पाइथन, हमारा फाइल रन हो चुका है। ये डेस्कटॉप में है और फाइल का नाम है p2.py। ओके, और हमारा आउटपुट है सम इज 30। तो ऐसे करने से हम विजुअल स्टूडियो कोड में हमारा पाइथन प्रोग्राम को चला सकता हूँ। तो यहाँ पर एक बात है कि जो आउटपुट जो यहाँ पर जो सेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पर अगर रन करूँ तो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हम यहाँ पर यूज़र के पास से कोई इनपुट नहीं ले सकता हूँ। हम बाद में देखूंगा कि यूज़र के पास से कैसे इनपुट लेना है। तो ये विंडो है सिर्फ दिखाने के लिए, कुछ लेने के लिए नहीं। मतलब यूज़र के पास से हम कोई इनपुट नहीं ले सकता हूँ, सिर्फ दिखा सकता हूँ।
तो अगर यूज़र के पास से भी इनपुट लेना है तो हमको क्या करना होगा, हमको जाना होगा ये टर्मिनल पे। ओके, आउटपुट से ये काम नहीं होगा, हमको जाना होगा इस टर्मिनल विंडो पे। तो ये जो टर्मिनल यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ से हम यूज़र के पास से इनपुट ले सकता हूँ। तो अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो वेबफ्लेक्स जावास्क्रिप्ट 1 ये सब ओपन हो गया। तो हमारा जो p2.py ये तो है यूज़र्स, ये जो हमारा नाम मौलाना गांगुली, डेस्कटॉप ये सब दिखा रहा है। तो हम किसी और दूसरा फोल्डर में भी स्टोर कर सकता हूँ। यहाँ पर तो ऐसा किया है, तो हम से यहाँ तो एज ड्राइव में दिखा रहा है, तो हम से यहाँ पर भी ये इसको सेव कर सकता हूँ। हम इसको सेव एज कर देता हूँ, ये काम करने के लिए आसान हो जाएगा। एज ड्राइव में हम से रूट में ही सेव कर देता हूँ p2। ओके, सेव। ओके, ये अभी एज ड्राइव का रूट में सेव हो गया, तो हमारा काम करने के लिए आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ से रूट में चला जा रहे हैं cd करके, तो अभी रूट में चला गया और यहाँ से हम ये जो p2.py इसको रन करूँगा। तो कैसे रन करूँगा, तो पहले लिखना है कि py। ओके, पाइथन प्रोग्राम को अगर कमांड प्रॉम्प्ट से रन करना है तो पहले लिखना है py, और पाइथन भी लिख सकता हूँ पूरा, तो पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं, सिर्फ py लिखने से ही चलेगा। और स्पेस देकर ये प्रोग्राम फाइल का नाम लिखना है, दैट इज p2.py, दैट इज p2.py, और एंटर। और हमारा आउटपुट आ गया सम इज 30। तो हम अगर अब कमांड प्रॉम्प्ट से रन करना चाहता हूँ तो ऐसे लिखना होगा py स्पेस देकर प्रोग्राम फाइल का नाम p2.py। ओके, तो इसी करके हम विजुअल स्टूडियो कोड में प्रोग्राम लिख सकता हूँ। तो ये बहुत ही इजी है और लाइट वेट भी, ये बहुत ही जल्दी लोड होता है मेमोरी में, तो हम यहाँ पर काम कर सकता हूँ। और दूसरा जो एडिटर है वो है पाइचार्म। तो पाइचार्म भी एक बहुत ही बढ़िया एडिटर है, तो ये भी फ्री है। तो इसको अगर डाउनलोड करना है तो हम जाऊंगा फिर से गूगल में और यहाँ पर लिखूंगा डाउनलोड पाइचार्म। ओके, तो ये यहाँ पर भी जो पहला लिंक आ रहा है दैट इज jetbrains.com, डाउनलोड पाइचार्म पाइथन आईडी फॉर प्रोफेशनल। तो इस लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यह पाइचार्म का ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज JetBrains। तो यहाँ पर पाइचार्म का 2 एडिशन है। तो यहाँ पर भी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वर्जन है, विंडोज, मैक और लिनक्स। और इसका 2 एडिशन है, वन इज प्रोफेशनल और वन इज कम्युनिटी। तो इसमें डिफरेंस यह है कि प्रोफेशनल एडिशन है पेड वर्जन, लेकिन कम्युनिटी है फ्री। तो हम कम्युनिटी से ही काम करूँगा, इसमें भी सभी काम होगा। ओके, तो सभी टाइप का प्रोग्राम हम यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो यह है कम्युनिटी। ओके, तो यहाँ पर डाउनलोड करने से ये डाउनलोड शुरू हो जाएगा। तो डाउनलोड हमारा मशीन पर तो ऑलरेडी है, तो हम फिर से नहीं कर रहा हूँ। तो डाउनलोड हो जाने के बाद हमको इंस्टॉल करना होगा। ओके, तो हमारा मशीन पे तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, और इंस्टॉल करने के बाद ये जो आइकॉन आएगा दैट इज यहाँ पर है। ओके, हमारा ये टास्क बार में ये है, ये जो पाइचार्म कम्युनिटी, और यहाँ पर स्टार्ट बटन पे क्लिक करने से ये आ जाएगा दैट इज पाइचार्म कम्युनिटी। ओके, तो इसका वर्जन है 2022। तो इस पे क्लिक करने से ये लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा विजुअल स्टूडियो कोड से, ये थोड़ा सा हैवी बैठ है। ये लोड हो गया। ओके, तो इस पे जो
एडवांटेज है कि यहाँ पर एक्सटेंशन ऐसा कोई इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये स्पेशली फॉर पाइथन, यहाँ पर सिर्फ पाइथन से ही काम होता है। लेकिन विजुअल स्टूडियो ने जो देखा था, यहाँ पर सभी लैंग्वेज में काम कर सकता हूँ, ये सिर्फ पाइथन के लिए नहीं, सभी लैंग्वेज में हम यहाँ पर काम कर सकता हूँ। इसीलिए सभी लैंग्वेज के लिए सेपरेट सा एक्सटेंशन लोड करना पड़ता है कि हम कौन सा लैंग्वेज में काम करना चाहता हूँ, इसको बताने के लिए। लेकिन ये जो पाइचार्म है ये ओनली फॉर पाइथन, इसके लिए अलग से कोई एक्सटेंशन ऐसा कोई इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली पाइथन में ही काम कर सकता हूँ। और ये हमारे लिए एक फाइल भी ओपन कर दिया है main.py। तो यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रोजेक्ट नाम का एक बटन दिखा रहा है, यहाँ पर क्लिक करने से यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगा। तो ये तो हमारा मशीन पे पहले से ही इंस्टॉल था, और जो मशीन पे पहले इंस्टॉल हो रहा है वहाँ पर पहले ऐसा कोई विंडो नहीं आएगा, हमको पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर तो हमने पहले से ही एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुका है, तो पहली बार इंस्टॉल करने से यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। तो पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो हम जाऊँगा फाइल में, और यहाँ से पहले क्लोज प्रोजेक्ट क्लिक कर रहा हूँ, तो हमारा जो अभी प्रोजेक्ट ओपन है वो क्लोज हो जाएगा। ओके, तो पहले ऐसा विंडो आएगा अगर पहली बार इंस्टॉल कर रहा हूँ तो यहाँ से क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट, तो और भी एक विंडो आएगा। यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम लिखना होगा और कहाँ पर प्रोजेक्ट फाइल को सेव करना है वो बताना होगा। तो हम तो एज ड्राइव में बोल रहा हूँ, तो अगर किसी दूसरा फोल्डर में करना है तो किसी भी फोल्डर में हम कर सकता हूँ। ये ब्राउज बटन पर क्लिक करूँगा और ये ब्राउज फोल्डर आएगा और ड्राइव आएगा। तो यहाँ से हम जिस ड्राइव पे और जिस फोल्डर में हम प्रोजेक्ट को रखना चाहता हूँ वो सिलेक्ट करूँगा, और ओके करने से वहाँ पर ही प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। तो हम यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पाइथन प्रोजेक्ट 1 दिखा रहा है, हम किसी दूसरा नाम देता हूँ क्या, क्योंकि हमारा मशीन पर तो बहुत सारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर 10 करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है कि डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी, हम दूसरा नाम देता हूँ, सिर्फ प्रोजेक्ट 20 कर दिया। ओके, तो ये कहाँ पर क्रिएट होगा, ये हमारा एज ड्राइव में क्रिएट होगा। तो एज ड्राइव में जाकर दिखा देता हूँ ये कहाँ पर इंस्टॉल होगा, एज ड्राइव में। ओके, ये जो पाइथन प्रोजेक्ट नाम का जो ये इतना फोल्डर हुआ है, ओके, इसी लिस्ट में वो आएगा। ओके, तो पहले से ही हम इतना प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुका हूँ, और इसके नीचे ये पाइथन प्रोजेक्ट 20 नाम का नाम देकर एक फोल्डर क्रिएट होगा। ओके, तो हम क्रिएट कर रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। हम एक बार फिर से जाकर यहाँ पर देख लेता हूँ। यहाँ पर एक रिफ्रेश करता हूँ, ये पाइथन प्रोजेक्ट 20 नाम देकर एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। ओके, हमारा यहाँ पर भी दिखा दे रहा है, यहाँ पर भी क्रिएट हो चुका है। तो अगर इसका अंदर जाऊँ तो यहाँ पर दिखा रहा है कि ये एक फोल्डर वो ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है, VENV नाम देकर, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट इसका फुल फॉर्म। तो इसके साथ हमारा कोई काम नहीं, हम सिर्फ ये मेन जो फाइल है यहाँ पर काम करूँगा। तो ये फाइल ऑटोमेटिक बना देगा सभी प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर भी ये जो main.py ये ऑटोमेटिक बना दिया है, और इसके अंदर बहुत सारे कोड भी लिखा दिया है। तो इसको अगर ज़रूरत नहीं तो हम इसको डिलीट कर सकता हूँ। ये सब सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। ओके, और यहाँ पर हम काम कर सकता हूँ। ओके, और ये विंडो अगर हमको ज़रूरत नहीं है तो ये प्रोजेक्ट बटन पे क्लिक करने से ये क्लोज हो जाएगा, और अगर फिर से ज़रूरत पड़े तो प्रोजेक्ट बटन पे फिर से क्लिक करने से ये ऑन हो जाएगा, ऑन ऑफ। ओके, और यहाँ पर राइट साइड में जो ग्रीन एरो बटन है यह है रन करने के लिए। और यहाँ पर भी हम सेम
कोड लिख रहा हूँ, दैट इज x इक्वल टू 10। यहाँ पर और एक फीचर है, दैट इज हम कंट्रोल प्रेस करके अगर माउस का स्क्रॉल को दबाऊं तो ये फॉन्ट साइज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। ओके और यहाँ पर हम लिखते हैं कि सेम लाइन, दैट इज x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल्स टू 20 एंड z इक्वल टू x प्लस वाई। और यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा एडिटर है, यहाँ पर लिखने से हमारा कोई एक्सटेंशन ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रिंट लिख रहा हूँ ये सब सजेशन दिखा रहा है, और ये सजेशन विजुअल स्टूडियो में भी आएगा, लेकिन एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये प्रिंट और ब्रैकेट में लिखूँगा सम इज और कॉमा जेड, और अभी रन करना है तो ये ग्रीन एरो में क्लिक करने से ये रन हो जाएगा सम इज 30। और इसका और भी जो एडवांटेज है कि यहाँ पर हम यूज़र के पास से भी इनपुट ले सकता हूँ। यहाँ पर दूसरा कोई विंडो का ज़रूरत नहीं है। जो विजुअल स्टूडियो कोड में हम बोल रहा था कि यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में अगर यूज़र के पास से इनपुट लेना है तो टर्मिनल विंडो में जाना पड़ेगा, आउटपुट से नहीं होगा। ओके यही इसका लिमिटेशन है। लेकिन पाइचार्म में ऐसा कोई बात नहीं, एक ही विंडो में सब काम होगा। मतलब यूज़र के पास से भी इनपुट ले सकता हूँ और दिखा भी सकता हूँ। ओके अगर ये जो विंडो नीचे खुल रहा है इसको अगर साइड में करना चाहता हूँ तो ये सेटिंग्स पे क्लिक करना है, ये जो गियर आइकॉन है, और यहाँ से करना है कि मूव टू, और ये राइट टॉप, ये विंडो राइट साइड में चला जाएगा, ये काम करना आसान हो जाएगा। ओके तो यही है हमारा पाइथन एडिटर। और अगर एनाकोंडा को भी डाउनलोड करना चाहता हूँ तो हम यहाँ पर लिख सकता हूँ डाउनलोड एनाकोंडा फॉर विंडोज़। लेकिन ये इंस्टॉल करने से बहुत टाइम लगता है, तो जस्ट हम ये जो विंडो दिखा देता हूँ एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन, राइट क्लिक करने के बाद ओपन, यह है एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। डाउनलोड करने से ये डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन इंस्टॉल करने से टाइम लगेगा। इसका साइज़ है 621 MB। ओके तो अब ये सब हम नहीं कर रहा हूँ, हम ये बाद में देखूँगा। अभी जो पहला दो एडिटर दिखाया दैट इज़ विजुअल स्टूडियो कोड एंड पाइचार्म, इसमें ही काम करूँगा। ओके so any doubt up to this? किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके ओके तो हम अभी मेन प्रोग्रामिंग पार्ट में जा रहा हूँ, दैट इज़ पाइथन का। पहले कुछ फीचर्स देखूंगा, जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उसी को देखूंगा, और उसके बाद हम मेन प्रोग्रामिंग पार्ट में जाऊंगा। तो पहला फीचर जो है पाइथन का वो है डायनामिकली टाइप्ड। तो ये डायनामिकली टाइप्ड क्या होता है? तो इसका मतलब है किसी ने अगर इसका पहले C++ और जावा किया है तो उसका मालूम होगा, पता होगा कि उसी लैंग्वेज में वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। मतलब अगर C++ और जावा का बात करूं तो वहाँ पर वेरिएबल्स को पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा तो C का एक एडिटर है, तो अगर उसमें जाऊं तो ये C का एक एडिटर है, कोड ब्लॉक्स। तो अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो वहाँ पर इंट x इंट y ऐसा कुछ लिखना पड़ता है। तो लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जस्ट एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो एक C का एक फाइल है, तो यहाँ पर अगर डायरेक्टली लिख दूँ कि x इक्वल टू 10, हम इतना पहली बार से इतना टाइम में जो पहले दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर जो x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 20 ये जो लिख रहा था पहले, ये तो यहाँ पर वैलिड है पाइथन में, लेकिन C में ऐसा वैलिड नहीं है। अगर x इक्वल टू 10 लिख कर चलाऊँ तो इमीडिएटली एरर आएगा। तो अगर इसको सेव करके
रन कर रहा हूँ, ये बिल्ड एंड रन जो बटन है, तो यहाँ पर इमीडिएटली एरर दे दिया। यहाँ पर जो बोल रहा है कि x was not declared in this scope, यहाँ पर बता रहा है कि वो बोल रहा है कि x यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया गया क्योंकि हमने इसका डेटा टाइप मेंशन नहीं किया। तो C++ और जावा में वेरिएबल का डेटा टाइप मेंशन करना पड़ता है, पहले इंट, कैर, फ्लोट ऐसा कुछ हमको बताना पड़ेगा, तभी वो समझेगा कि एक वेरिएबल है। तो अब इंट बोल दिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब इसको चला सकता हूँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चलेगा। लेकिन पाइथन में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, हम कर भी नहीं सकता हूँ, वेरिएबल डिक्लेयर करने का कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। पाइथन में वेरिएबल डिक्लेरेशन का कोई बात ही नहीं है, हम विदाउट डिक्लेरेशन वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ, जैसे किया है यहाँ पर x = 10, y = 20 ऐसा कुछ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी लैंग्वेज को बोलता है डायनामिकली टाइप्ड। इसी लैंग्वेज में वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, और जिस लैंग्वेज में टाइप डिक्लेयर करने का ज़रूरत पड़ता है, मतलब C++ और जावा में, उस लैंग्वेज को बोलता हूँ स्टैटिकली टाइप्ड। मतलब C एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करने का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है, मतलब डायनामिकली टाइप जो लैंग्वेज मतलब पाइथन, इसका एडवांटेज क्या है? ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करने से इसका एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज यही होगा कि यहाँ पर सेम नाम का जो वेरिएबल, यहाँ पर किसी भी टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकता हूँ, मतलब टाइम टू टाइम। अगर अभी तो हमने 10, 20 ऐसा इंटीग्रल वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, और उसके बाद हम x में ही, मतलब सेम वेरिएबल में, हम किसी दूसरा टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल 4.5, ये भी पॉसिबल है। और स्ट्रिंग का भी स्टोर कर सकता हूँ, मतलब x = सिंगल कोट और डबल कोट में कुछ लिख दिया ABC, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर C में करूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर यहाँ पर एक बार हम int डिक्लेयर कर दिया तो हम इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर नहीं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर x = डबल कोट्स में ABC लिख दिया तो इमीडिएटली एरर आएगा यहाँ पर। इसको अगर चलाऊँ तो यहाँ पर एरर दे दिया, बोल रहा कि इनवैलिड कन्वर्शन फ्रॉम कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर टू इंटीजर, ऐसा कुछ बोल रहा है। मतलब हम अगर इसका टाइप पहले से ही बता दूं तो इसका टाइप कभी चेंज नहीं होगा। इसी को कहते हैं स्टैटिकली टाइप। स्टैटिकली मतलब टाइप फिक्स कर दिया हमने, टाइप कभी चेंज नहीं होगा। ओके, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में टाइम टू टाइम वेरिएबल का टाइप चेंज हो सकता है। तो कैसे समझूंगा कि इसका टाइप चेंज हो रहा है? तो इसको समझने के लिए वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने के बाद हम प्रिंट फंक्शन से हम इसका टाइप देख सकता हूँ। तो हम ये पाइथन में कर रहा हूँ तो ये देखने में आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखूंगा कि प्रिंट, इसके अंदर एक फंक्शन कॉल करूंगा, इसका नाम है टाइप। टाइप नाम का एक फंक्शन है पाइथन में, इसके थ्रू हम किसी वेरिएबल का टाइप देख सकता हूँ। टाइप ऑफ x बोल दिया तो हम इसी तरीके से x का टाइप देख सकता हूँ। और इसको अगर रन किया तो ये टाइप दिखा रहा है कि क्लास इंट। तो पाइथन में सभी ऑब्जेक्ट है, तो हम क्लास ऑब्जेक्ट क्या है हम बाद में देखूंगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इंट नाम का एक क्लास है, तो हम इसी क्लास का अभी ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, जब हम x = 10 कर रहा हूँ तो हम ये पेंट में दिखा रहा हूँ, तो एक मेमोरी स्पेस क्रिएट हुआ है और स्पेस के अंदर है वैल्यू 10, और मेमोरी में हर स्पेस के लिए एक एड्रेस होता है, मतलब एक लोकेशन नंबर होता है। तो इस लोकेशन का नंबर फॉर एग्जांपल 1000 है, इस नंबर को भी हम देख सकता हूँ, तो वो भी दिखा रहा हूँ हम बाद में। तो सपोज एज्यूम कर रहा हूँ कि इस लोकेशन का नंबर है 1000, और ये जो x है ये x के अंदर स्टोर होगा ये नंबर, दैट मीन्स 1000।
ये नंबर कहाँ पर होगा, ये x के अंदर। तो हम ऐसा बोल सकता हूँ कि ये x अभी इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो अगर किसी का सी प्लस प्लस किया है तो पता होगा कि सी प्लस प्लस में जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर में मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रहता है। तो ये भी एक पॉइंटर जैसा ही काम कर रहा है। तो x एक पॉइंटर जैसा ही है जो इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो ये x को हम बोलता हूँ रेफरेंस वेरिएबल। ओके, रेफरेंस वेरिएबल। और ये जो सर्कल दिखा रहा हूँ यहाँ पर, मेमोरी स्पेस, इसको बोलता हूँ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं, एक मेमोरी स्पेस है। ओके, मेमोरी में एक स्पेस जिसके अंदर कुछ वैल्यू रहता है, उसी स्पेस को बोलता हूँ ऑब्जेक्ट। लेकिन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास का ज़रूरत होता है। तो ये भी हम बाद में डिटेल्स में देखूंगा। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए एक क्लास का ज़रूरत पड़ता है। तो उसी क्लास वो दिखा रहा है कि इंट, उसी क्लास का नाम है इंट। हम अभी क्या कर रहा हूँ, ये इंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ओके, तो जिस ऑब्जेक्ट के अंदर है वैल्यू, मतलब यहाँ पर इक्वल टू का राइट साइड में जो लिखा है इसको बोलता हूँ ऑब्जेक्ट, और इक्वल टू का लेफ्ट साइड में जो लिखा हूँ इसको बोलता है रेफरेंस वेरिएबल। मतलब यहाँ पर हमने लिखा x इक्वल टू 10, तो यहाँ पर 10 जो है इसको क्या बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट। इक्वल टू का राइट साइड में जो है वो है ऑब्जेक्ट, और इक्वल टू का लेफ्ट साइड में जो है ये क्या है, रेफरेंस वेरिएबल। ये है रेफरेंस वेरिएबल। ओके, तो अब हम इसका टाइप देख रहा हूँ, x का टाइप है इंट। ओके, तो अब हम इसके बाद x के अंदर स्टोर कर रहा हूँ 4.5। तो हम अगर फिर से इसका टाइप चेक करूँ तो इसका टाइप अभी बदल जाएगा। तो फिर से अगर रन कर रहा हूँ तो इसका अभी टाइप क्या दिखा रहा है कि क्लास फ्लोट दिखा रहा है। मतलब इसका टाइप अभी चेंज हो गया। पहले तो इंट था, अभी चेंज होकर फ्लोट हो गया। मतलब हम जैसा वैल्यू x के अंदर रखा है उसके ऊपर डिपेंड करके इसका टाइप वो चेंज कर रहा है, और ये हो रहा है ऑटोमेटिक, हमको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, ये पाइथन अपने आप से कर देगा। यही है पाइथन का एडवांटेज। इसी को बोलता हूँ डायनामिकली टाइप्ड। डायनामिकली मतलब रन टाइम। डायनामिकली का मतलब क्या, कि रन टाइम। डायनामिकली मीन्स रन टाइम। प्रोग्राम जब रन कर रहा है तब ये टाइप चेंज हो रहा है, इसके लिए बोल रहा हूँ डायनामिकली। डायनामिकली रन टाइम में ये टाइप चेंज होता जा रहा है। तो पहले इंट था, अभी फ्लोट हो गया, और इसके बाद अगर फिर से कोई नया वैल्यू रखूँ, से x इक्वल टू पाइथन, ये एक स्ट्रिंग है। सिंगल कोट के अंदर अगर कुछ लिखूँ, और डबल कोट्स पे यूज़ कर सकता हूँ, ट्रिपल कोट भी यूज़ कर सकता हूँ। सिंगल, डबल, ट्रिपल तीनों कोड ही अलाउड है यहाँ पर। तो तब ये वैल्यू हो जाएगा स्ट्रिंग। और अगर फिर से इस टाइप को चेक करूँ तो अभी वो दिखाएगा str। इसको फिर से चलाऊँ, ये दिखा रहा है कि str, मतलब फिर से टाइप चेंज होगा str मतलब स्ट्रिंग। तो ऐसा करके जितना टाइप ऑफ वैल्यू हम रखूँगा उसके ऊपर बेस करके पाइथन ये x का टाइप चेंज करता रहेगा। तो इसी टाइप ऑफ लैंग्वेज को बोलता हूँ डायनामिकली टाइप्ड। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हम सेम वेरिएबल में टाइम टू टाइम डिफरेंट वैल्यू रख सकता हूँ, जो किसी दूसरा लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है। मतलब सी प्लस प्लस और जावा में यहाँ पर अगर एक बार टाइप डिक्लेयर कर दूँ तो दोबारा टाइप कभी चेंज नहीं होगा। मतलब ये टाइप हमने फिक्स कर दिया क्रिएट करने का टाइम में, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। यही है स्टैटिकली टाइप्ड।
ओके। तो यहाँ पर सेम टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ एक्स के अंदर, कोई दूसरा टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता हूँ। ओके ओके, तो यही है पाइथन का पावर कि ये डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। ओके, तो अब सेकेंड फीचर में आ रहा हूँ, दैट इज पाइथन है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो प्लेटफॉर्म का मतलब क्या? प्लेटफॉर्म का मतलब है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पाइथन लैंग्वेज है ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब क्या कि हम अगर एक बार किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे पाइथन का प्रोग्राम लिख दूँ तो दोबारा प्रोग्राम लिखने का ज़रूरत नहीं है, वो दूसरा तीसरा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकता है। ओके, तो अब देखना है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो हम यहाँ पर से लिख रहा हूँ कि ये हमारा पाइथन का कोड है, दैट इज प्रोग्राम फाइल से। हमारा प्रोग्राम फाइल का नाम है abc.py। हर पाइथन प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है py। तो हमारा जो प्रोग्राम फाइल, इसको हम बोलते हैं कि सोर्स कोड। ओके, तो प्रोग्राम फाइल को बोलते हैं सोर्स कोड। तो पहले हमको ये सोर्स कोड को कंपाइल करना होगा चलाने के लिए। तो ये कंपाइल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हम जब रन कर रहा हूँ, जब पाइथन प्रोग्राम, ये जो रन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, पाइथन प्रोग्राम ऑटोमेटिकली कंपाइल हो जा रहा है। हमको इसके बारे में कोई हेडेक लेने का ज़रूरत नहीं, ये अंदर में अपने आप हो जाएगा। तो एनीवे हम यहाँ पर कंपाइल कर रहा हूँ, ये तो इंटरनली हो रहा है। तो कंपाइल करने के बाद एक नया फाइल क्रिएट होगा, उसको बोलता हूँ कि बाइट कोड। हर पाइथन प्रोग्राम कंपाइल करने के बाद क्रिएट होता है बाइट कोड। तो लेकिन ये बाइट कोड डायरेक्टली रनेबल नहीं है, तो इसको रन करने के लिए प्रिपेयर करना होगा। तो ये रन कैसे होगा? तो सपोज यहाँ पर तीनों मशीन है, तो एक मशीन पे चल रहा है विंडोज, तो यहाँ पर है विंडोज, और दिस मशीन पे मैक चल रहा है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पर लिनक्स। तो सपोज हम ये बाइट कोड को तीनों मशीन पे ही रन करना चाहता हूँ, तो लेकिन ये डायरेक्टली रनेबल नहीं है। तो इसको रन कैसे करूँ? इसको रन करने के लिए और एक सॉफ्टवेयर का ज़रूरत है। इसको बोलता है कि पाइथन वर्चुअल मशीन, दैट इज कॉल्ड PVM, और पाइथन वर्चुअल मशीन। ओके, तो ये वर्चुअल मशीन क्या होता है? वर्चुअल का मतलब है कि इमेजिनरी। वर्चुअल मीन्स इमेजिनरी, मतलब ये एक इमेजिनरी मशीन है। तो इमेजिनरी मशीन क्या होता है कि सपोज हमने बोला गया कि पाइथन का प्रोग्राम को चलाने के लिए एक मशीन खरीदना पड़ेगा जिसका कॉस्ट है अराउंड 30,000। ओके, तो 30,000 कॉस्ट से हमको एक मशीन को खरीदना पड़ेगा जिसमें पाइथन प्रोग्राम चलेगा। तो ऐसा बोलने से तो कभी किसी ने नहीं खरीदेगा, क्योंकि एक प्रोग्राम चलाने के लिए अगर 30,000 रुपीज़ खर्च करना है तो ये तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो पाइथन तो किसी ने भी पाइथन प्रोग्राम नहीं लिखेगा ऐसा करने से, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमारा काम आसान करना होगा, तो इतना खर्च होने से तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए क्या किया गया, हमारा लिए एक सॉफ्टवेयर को बना दिया गया जो मशीन जैसा ही काम करेगा। ओके, पाइथन प्रोग्राम को चलाने के लिए जो मशीन चाहिए वही मशीन जैसा काम करेगा। तो उसी मशीन को हम बोलता हूँ वर्चुअल मशीन। दैट इज वर्चुअल मशीन क्या है कि वर्चुअल मशीन एक सॉफ्टवेयर है, इज ए सॉफ्टवेयर जो is a software which
एक्ट्स लाइक ए मशीन, लाइक ए मशीन, जो मशीन जैसा काम करता है, लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर है, ये कोई हार्डवेयर नहीं। तो मतलब पाइथन वर्चुअल मशीन क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो मशीन जैसा काम करता है। तो ये क्या करेगा, हाँ ये जो बाइट कोड, ये बाइट कोड ये पाइथन वर्चुअल मशीन को दे दूंगा। लेकिन ये मिलेगा कहाँ से हमको ये मिलेगा कहाँ से? हम तो पहले जो दिखाया कि हम जो पाइथन डाउनलोड किया था, डाउनलोड पाइथन, यहाँ पर हम फिर से जा रहा हूँ, हमने इसके पहले ही जो पाइथन डाउनलोड किया था, तो एक्चुअली यहाँ पर क्या किया था, ये पाइथन वर्चुअल मशीन ही डाउनलोड किया था। यहाँ पर डाउनलोड पाइथन बटन से क्लिक करने से, बटन पे क्लिक करने से हम क्या डाउनलोड कर रहा हूँ, ये पाइथन वर्चुअल मशीन ही डाउनलोड कर रहा हूँ। मतलब वो जो फाइल है सेटअप फाइल, उसके अंदर ये पाइथन वर्चुअल मशीन ही है। तो मतलब हमारा मशीन पे पाइथन पे इंस्टॉल हो गया, इसका मतलब हमारा मशीन पे पाइथन वर्चुअल मशीन है। तो मतलब हमको तो पाइथन वर्चुअल मशीन मिल चुका है, तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम ये बाइट कोड को चला सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बात है, मतलब ये जो पीवीएम का बात कर रहा हूँ, ये मशीन डिपेंडेंट है। ओके, मशीन डिपेंडेंट है ये, मतलब हर मशीन के लिए ये सेपरेट है। मतलब विंडोज़ के लिए एक सेपरेट पीवीएम चाहिए, लिनक्स के लिए सेपरेट पीवीएम चाहिए, और मैक ओएस और जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उतना ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सेपरेट पीवीएम चाहिए। मतलब अगर 1000 ऑपरेटिंग सिस्टम है, 1000 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 1000 पीवीएम चाहिए। दैट इज फॉर 1000 ऑपरेटिंग सिस्टम वी नीड 1000 पीवीएम। ओके, तो यही इसका लिमिटेशन है। तो एक लिमिटेशन तो हमको मानना ही पड़ेगा। ओके, सब कुछ तो ऐसे ही नहीं होगा। तो ये बाइट कोड रन करने के लिए हमको एक पीवीएम चाहिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी करेगा। तो मतलब विंडोज़ के लिए हमको चाहिए पीवीएम फॉर विंडोज़। ओके, तो वो तो हमको मिल चुका है। हम जब पाइथन डाउनलोड किया था, तो हम पीवीएम फॉर विंडोज़ ही डाउनलोड किया था, तो हमारा मशीन पे ये ऑलरेडी है। तो बाइट कोड हम उसी को दूंगा, और पीवीएम फॉर विंडोज़ क्या करेगा, इस बाइट कोड को रीड करेगा। मतलब इट विल रीड द बाइट कोड, और रीड करने के बाद वो ये विंडोज स्पेसिफिक एक कोड जनरेट कर देगा। दैट इज वो विंडोज स्पेसिफिक कोड जनरेट कर देगा। ओके, दैट इज जनरेट्स विंडोज स्पेसिफिक कोड। ओके, और ये करने के बाद ये बाइट कोड अब विंडोज मशीन में चल सकता है। ओके, तो ऐसा करके ये पीवीएम से हमको ये बाइट कोड्स को चलाना है। पीवीएम चलाएगा हमारा बाइट कोड को, ये डायरेक्टली रनएबल नहीं है। और सेम तरीके से हम ये सेम बाइट कोड को हम मैक में चलाने के लिए हम इसको दूंगा पीवीएम फॉर मैक कोड, पीवीएम फॉर मैक। और ये सेम बाइट कोड हम दूंगा पीवीएम फॉर मैक को, और ये पीवीएम फॉर मैक मैक स्पेसिफिक कोड जनरेट कर देगा। दैट इज जनरेट्स मैक स्पेसिफिक कोड, और वो मैक में चलेगा। और इसी तरीके से हम सेम बाइट कोड को दूंगा पीवीएम फॉर लिनक्स को। यहाँ पर है पीवीएम फॉर लिनक्स। ओके, और ये पीवीएम फॉर लिनक्स भी सेम तरीके से ये लिनक्स स्पेसिफिक कोड जनरेट कर देगा। दैट इज लिनक्स स्पेसिफिक कोड, और वो लिनक्स में चल सकता है।
तो हम यहाँ पर देख रहा हूँ कि सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट पीवीएम है। मतलब पीवीएम एक होने से नहीं चलेगा, मतलब जितना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उतना पीवीएम चाहिए। मतलब पीवीएम मशीन टू मशीन वेरी करेगा, लेकिन बाइट कोड जो है और हमारा सोर्स कोड भी वो मशीन टू मशीन वेरी नहीं करेगा, वो एक ही होगा। मतलब हमारा जो प्रोग्राम फाइल, मतलब सोर्स कोड एंड बाइट कोड, ये दोनों है मशीन इंडिपेंडेंट। बाइट कोड आर मशीन इंडिपेंडेंट, ओके। लेकिन पीवीएम है मशीन डिपेंडेंट। पीवीएम इज मशीन डिपेंडेंट, ओके। तो ये पीवीएम ये सोर्स कोड एंड बाइट कोड को मशीन इंडिपेंडेंट होने से हेल्प कर रहा है। तो यही है पीवीएम का फंक्शन। पीवीएम है इसलिए हमारा सोर्स कोड एंड बाइट कोड ये दोनों मशीन इंडिपेंडेंट हो रहा है, लेकिन पीवीएम खुद है मशीन डिपेंडेंट। मशीन टू मशीन ये वैरी कर रहा है। अगर पीवीएम नहीं है तो बाइट कोड नहीं चलेगा, ओके। तो एनी डाउट और एनी कंफ्यूजन? ओके। तो इसीलिए हमारा पाइथन सोर्स कोड एंड बाइट कोड है मशीन इंडिपेंडेंट। हम एक बार लिखने के बाद किसी भी मशीन पे ये चला सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। okay. तो अब हम इसके बाद हमारा मेन प्रोग्रामिंग फीचर में जा रहा हूँ। ओके, ये सब नोट्स और वीडियो हम दे दूंगा, ओके, कुछ लिखने का जरूरत नहीं। तो ये हमारा पाइथन प्रोग्राम यहाँ पर बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रीटेड है, ओके। मतलब यहाँ पर कंपाइल भी हो रहा है और इंटरप्रिटेशन भी हो रहा है। तो कंपाइलेशन ऑटोमेटिक होता है, हमको करना नहीं पड़ेगा। और ये पाइथन वर्चुअल मशीन जो है ये इंटरप्रीट करके ये बाइट कोड को चला रहा है। हम जब रन कर रहा हूँ पाइथन प्रोग्राम, मतलब ये जो ग्रीन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तभी पाइथन प्रोग्राम ऑटोमेटिकली कंपाइल हो जा रहा है और इंटरप्रीट भी हो रहा है। पाइथन वर्चुअल मशीन इंटरप्रीट करके हमारा प्रोग्राम को चला रहा है, ओके। तो यही है पाइथन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन प्रोसीड्यूर। तो अब हम देखूंगा कि मेन प्रोग्रामिंग पार्ट में जा रहा हूँ। तो हर लैंग्वेज में कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, छोटा छोटा यूनिट होता है, छोटा छोटा पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं टोकन। तो पाइथन में 5 टोकन्स है। टोकन क्या है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे छोटा जो पार्ट, उसको बोलता हूँ कि टोकन। तो पाइथन में 5 टोकन है। तो पहला टोकन है आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्या होता है कि हम बाद में जब देखूंगा कि क्लास बनाऊंगा, वेरिएबल तो अभी बना रहा हूँ, क्लास, वेरिएबल, फंक्शंस, ये सब हमको बनाना पड़ेगा। तो इसका जो नाम है, इसका नाम को ही बोलता हूँ आइडेंटिफायर। मतलब अभी हमने जो क्रिएट कर रहा हूँ, ये जो एक्स वाई जेड ये सब जो लिख रहा हूँ, ये सब आइडेंटिफायर है, ओके। मतलब वेरिएबल का नाम, एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है आइडेंटिफायर। और अगर कुछ फंक्शंस बनाऊं तो फंक्शंस का भी नाम को आइडेंटिफायर बोलूँगा। तो अगर फंक्शंस हम बाद में देखूंगा डिटेल्स में, तो फंक्शंस को लिखने के लिए डेफ नाम का एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। कीवर्ड भी हम देख रहा हूँ बाद में। तो डेफ कीवर्ड देकर फंक्शंस का नाम लिखना पड़ेगा, दैट इज DISP, ओके। तो इसके बाद एक ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एक कोलन देकर हमको इसके अंदर कुछ लिखना पड़ेगा। तो इसके बारे में चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं, हम सब बाद में देखूंगा डिटेल्स में। तो हम अभी के लिए दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पर आइडेंटिफायर क्या है। तो यहाँ पर जो DISP जो लिखा है, ये फंक्शंस का नाम, फंक्शन का नाम है आइडेंटिफायर।
मतलब DISP है आइडेंटिफायर, ओके। और यहाँ पर एक सा आइडेंटिफायर। और अगर हमने कोई क्लास बनाऊं तो हम लिखूंगा कि क्लास भी एक कीवर्ड है, और इसके बाद क्लास का एक नाम दे रहा हूँ EMP, और इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकता हूँ, से कोई फंक्शंस भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, दूसरा फंक्शन से डेव शो। और ये जो सेल्फ ये जो दिखा रहा है, ओके, ये सब क्या है हम बाद में देखूंगा डिटेल्स में, ओके, डोंट वरी। और इसके अंदर प्रिंट और से इट इज EMP। तो यहाँ पर EMP है एक आइडेंटिफायर, और फंक्शन का नाम शो ये भी आइडेंटिफायर, और यहाँ पर DISP ये भी आइडेंटिफायर, और X ये भी आइडेंटिफायर। मतलब X, DISP, EMP एंड शो, ये चारों है आइडेंटिफायर, ओके। और यहाँ पर प्रिंट भी आइडेंटिफायर ही है, क्योंकि ये भी फंक्शन का नाम ही है, तो ये भी एक आइडेंटिफायर ही है, ओके। तो वेरिएबल क्लास फंक्शन, इसका जो नाम है इसको एक साथ करके बोलता हूँ आइडेंटिफायर, ओके। और इसके बाद तो आइडेंटिफायर क्रिएट करने का कुछ रूल्स है, वो हम बाद में देखूंगा। तो सेकंड है कीवर्ड। तो कीवर्ड क्या है? तो कीवर्ड कुछ वर्ड्स है, कुछ रिजर्व्ड वर्ड है कंपाइलर के लिए, जिसका कुछ स्पेशल मीनिंग है, ओके। तो देयर आर सम रिजर्व्ड वर्ड्स व्हिच हैज a special meaning to the compiler, ओके। तो कंपाइलर जिसको अलग से पहचानते हैं, उसी वर्ड को बोलता हूँ कीवर्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो अभी से लिखा ही हूँ कि ये जो डेफ और क्लास, ये सब कीवर्ड है, मतलब कंपाइलर के लिए इसका स्पेशल मीनिंग है, अलग सा मतलब है इसका, ओके। कंपाइलर इसको अलग से पहचानते हैं, तो इसी को बोलता हूँ कि कीवर्ड, कुछ रिजर्व्ड वर्ड, ओके। तो पाइथन पे जो और भी जो कीवर्ड है हम बाद में डिटेल्स में देखूंगा, इफ, एल्स, एलिफ, व्हाइल और फॉर, क्लास, डेफ, ये जो वर्ड्स हैं, इसी वर्ड को बोलता हूँ कीवर्ड। तो अगर हम देखना चाहता हूँ कि हम जो अभी पाइथन जो यूज़ कर रहा हूँ, इस पाइथन का वर्जन पे क्या क्या कीवर्ड है, यह हम देखना चाहता हूँ, ओके। हमारा जो पाइथन का करंट वर्जन हम यूज़ कर रहा हूँ, यह 3.11 यहाँ पर स्टेटस बार में शो कर रहा है। तो इस वर्जन में क्या क्या कीवर्ड है हम देखना चाहता हूँ, तो उसको दिखाने के लिए हमको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। तो मॉड्यूल है पाइथन फाइल, हम जो पाइथन फाइल यूज़ कर रहे हैं, ये जो main.py, ये भी एक मॉड्यूल ही है, तो हमारा जो प्रोग्राम फाइल, हर प्रोग्राम फाइल को पाइथन पे मॉड्यूल बोलता है, ओके। दैट इज एवरी पाइथन प्रोग्राम फाइल इज कॉल्ड ए मॉड्यूल। एवरी पाइथन प्रोग्राम फाइल is called a module, ओके। मतलब हमारा जो पाइथन प्रोग्राम फाइल अभी जो कर रहा हूँ, इसका नाम है main.py, इट इज ऑल्सो मॉड्यूल, इज ऑल्सो ए मॉड्यूल। तो अगर कोई दूसरा मॉड्यूल है पहले से ही, उस मॉड्यूल को हम हमारा प्रोग्राम में यूज कर सकता हूँ, ओके। ऑलरेडी जो क्रिएट किया गया है, ऐसा कोई मॉड्यूल हम हमारा प्रोग्राम में यूज कर सकता हूँ, दोबारा यूज कर सकता हूँ। तो दोबारा कोई दूसरा मॉड्यूल को हमारा प्रोग्राम में यूज करने के लिए जो कमांड देना होगा, वो है इंपोर्ट, ओके। ये भी एक कीवर्ड है, इंपोर्ट भी एक कीवर्ड ही है। तो पहले लिखना होगा इंपोर्ट, और उसके बाद मॉड्यूल का नाम लिखना होगा, जो मॉड्यूल को हम हमारा प्रोग्राम में यूज करना चाहता हूँ। तो हम अभी कौन सा मॉड्यूल को यूज करना चाहता हूँ, उसका नाम है कीवर्ड, ओके। कीवर्ड ही है उसका नाम, मतलब
ये एक प्रोग्राम फाइल है। ओके, ये भी एक प्रोग्राम फाइल है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है keyword.py। अगर इसको अगर देखना है हमको कि इस मॉड्यूल के अंदर क्या है, हम देखना चाहता हूँ, तो क्या करना होगा? तो हम कंट्रोल प्रेस करके, ये जो दिखा रहा है यहाँ पर मॉड्यूल कीवर्ड बोल रहा है। ओके, तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल दबाकर, हम अगर माउस को रखूँ यहाँ पर, वो दिखा रहा है कि keyword.py। ओके, मतलब keyword.py नाम का एक पाइथन फाइल है, और हम इसके अंदर जाकर देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो हमको कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये चला गया keyword.py फाइल के अंदर। और यहाँ पर नीचे आकर हम देख सकता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसका नाम है kwlist। ओके, तो ये इसका जो टाइप है, इस वेरिएबल का टाइप, ये एक लिस्ट टाइप का है। हम बाद में देखूंगा पाइथन में क्या क्या डेटा टाइप है। तो पाइथन में जो डेटा टाइप्स है, उसमें एक डेटा टाइप है जिसका नाम है लिस्ट। तो लिस्ट कैसे पता करूंगा कि ये लिस्ट है, ये कैसे समझूंगा कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट से ये जो शुरू हो रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और भी एक स्क्वायर ब्रैकेट से। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ लिखूं तो उसको लिस्ट कहला जाता है। ओके, पाइथन में तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो सारे वर्ड्स लिखा हुआ है, इसी वर्ड से है कीवर्ड्स। ओके, मतलब पहले है फॉल्स, उसके बाद नन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, असिंक, अवेट, ये सभी कीवर्ड्स है। तो हम यहाँ पर जाकर देख सकता हूँ डायरेक्ट। ओके, ये लिस्ट में जो जो है यही कीवर्ड है पाइथन 3.11 वर्जन पे। और अगर ये लिस्ट हम हमारा प्रोग्राम पे दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, ओके, हम ऐसा नहीं दिखाऊंगा, हम हमारा प्रोग्राम के थ्रू दिखाऊंगा। तो इसीलिए हम कीवर्ड मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है यहाँ पर। और नीचे आकर हम प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखूंगा कि कीवर्ड, एक डॉट दूंगा। डॉट देने से ही ये फाइल के अंदर जितने सारे वेरिएबल्स और फंक्शंस होगा उसका एक लिस्ट शो करेगा। हम जो वेरिएबल्स अभी तक दिखा रहा था, दैट इज kwlist, यही वेरिएबल का नाम यहाँ पर दिखा रहा है डॉट देने से। दैट इज डॉट पहले से आ रहा है, दैट इज kwlist। और यहाँ पर लिख दूंगा, और इस प्रोग्राम को अगर चलाऊं तो हमारा प्रोग्राम का विंडो में ये जो कीवर्ड्स ये सब शो करेगा, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये इतने सारे कीवर्ड यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, तो उस फाइल में जाकर अभी जो देख रहा था वही यहाँ पर शो करेगा। तो ऐसे करके भी हम दिखा सकता हूँ, और फाइल के अंदर जाकर भी डायरेक्ट देख सकता हूँ। ओके, जो हमारा मर्जी है। तो हम तो देख लिया कि क्या क्या कीवर्ड है। तो अभी हम देखना चाहता हूँ कि कितना कीवर्ड है पाइथन 3.11 वर्जन पे, कितना कीवर्ड है ये हम देखना चाहता हूँ। तो वो तो आसान है, हम अगर गिनना शुरू कर दूँ यहाँ पर 1 2 3 4 करके, वो तो कर सकता हूँ, लेकिन वो करने से तो टाइम लगेगा। तो इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है, हम जल्दी करना चाहता हूँ। यहाँ पर कितना कीवर्ड है हम काउंट करना चाहता हूँ। तो 1 2 3 करके तो काउंट करने का ज़रूरत नहीं। हम क्या करूँगा, यहाँ पर और एक फंक्शन कॉल करूँगा। यहाँ पर जो ये keyword.kwlist है, इसके पहले हमें और भी एक फंक्शन कॉल करूँगा, उसका नाम है len। और ये ब्रैकेट ओपन क्लोज करूँगा और इसके अंदर डाल दूंगा ये keyword.kwlist को। ये len फंक्शन का काम क्या है? len फंक्शन किसी लिस्ट के अंदर, ये एक लिस्ट है kwlist, ये लिस्ट में कितने आइटम है ये काउंट करता है ऑटोमेटिकली। ओके, हमारा काउंट करने का ज़रूरत नहीं, ये फंक्शन ही हमारे लिए वो काउंट कर देगा और यहाँ पर शो कर देगा। अगर इसको रन करूँ तो ये दिखा रहा है कि 35। तो ये फंक्शन ये काउंट कर दिया, और 35 कीवर्ड्स है पाइथन का ये वर्जन पे, दैट इज 3.11 वर्जन पे। ओके, तो ऐसे करके हम किसी भी वर्जन में
कितना कीवर्ड है हम देख सकता हूँ। ओके, तो यह है पाइथन का कीवर्ड। तो यह सभी हम देखूंगा डिटेल्स में क्या क्या कीवर्ड है और किसका काम क्या है। ओके, और इसके बाद है नेक्स्ट जो टोकन वह लिटरल। लिटरल किसको बोलते हैं? लिटरल है कांस्टेंट, मतलब जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, वैल्यू ऑफ विच डज नॉट चेंज। मतलब ये 1 2 3 4 और 1.5 2.5 ए बी। ओके, तो ये सब वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होता है। अभी तो 1 है, वो तो कल भी 1 ही रहेगा। और 2.5 ए बी, ये तो आज ये है, कल भी तो यही रहेगा, ये तो कभी चेंज नहीं होगा। तो ये सब कांस्टेंट को हम प्रोग्रामिंग का भाषा में लिटरल बोलता हूँ। ओके, तो लिटरल का मतलब है कांस्टेंट। ओके, और इसके बाद है ऑपरेटर। ऑपरेटर कुछ सिंबल्स है, जिस सिंबल से हम कैलकुलेशन कर सकता हूँ और कंपैरिजन इस जैसा काम कर सकता हूँ। मतलब ये जो प्लस माइनस और एस्टेरिस्क और एक एस्टेरिस्क, दो एस्टेरिस्क और परसेंटेज, इन, नॉट इन, ये सब ऑपरेटर्स है। तो हम ये भी देखूंगा डिटेल्स में बाद में जे कितना ऑपरेटर है पाइथन में और उसका काम क्या है। ओके, तो ऑपरेटर्स है कुछ सिंबल्स। और इसके बाद है सेपरेटर। सेपरेटर भी कुछ सिंबल है, जिसके थ्रू हम दो आइटम को सेपरेट कर सकता हूँ, मतलब अलग कर सकता हूँ। सेपरेटर के अंदर है ये सब ब्रैकेट्स। तो अभी जो ब्रैकेट हम लिख रहा हूँ अभी तक, जैसे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो हम थर्ड ब्रैकेट बोलता हूँ मैथमेटिक्स में, इसको यहाँ पर हम बोलूँगा स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट ऐसा नहीं बोलता हूँ, हम ये सेकेंड ब्रैकेट को बोलता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट। और जो फर्स्ट ब्रैकेट बोलता हूँ जिसको, इसको बोलूँगा पेरेंथेसिस। और जो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट को बोलूँगा स्क्वायर ब्रैकेट, और फर्स्ट ब्रैकेट है पेरेंथेसिस, और सेकेंड ब्रैकेट जो है उसको बोलूँगा ब्रेस। ओके, तो पेरेंथेसिस, ब्रेस एंड स्क्वायर ब्रैकेट। तो ऐसा टर्म यूज करना होगा यहाँ पर। तो यही है हमारा टोकन। तो 5 टोकन क्या क्या हुआ? पहला टोकन है आइडेंटिफायर, मतलब क्लास, वेरिएबल, फंक्शंस का जो नाम है उस नाम को बोल रहा हूँ आइडेंटिफायर। और नेक्स्ट है कीवर्ड। कीवर्ड है कुछ वर्ड जिसका कंपाइलर के लिए कुछ अलग सा मतलब है, स्पेशल मीनिंग है उसका, जैसे इफ, एल्स, एलिफ, ऐसा कुछ। और लिटरल, लिटरल का मतलब कांस्टेंट। और ऑपरेटर है कुछ सिंबल्स जिसके थ्रू हम कैलकुलेशंस करेंगे और दो आइटम के बीच में कंपैरिजन करेंगे। ओके, ये सब काम करेंगे। और सेपरेटर के थ्रू हम दो आइटम को अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। ओके, तो ये है आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड एंड लिटरल, ऑपरेटर एंड सेपरेटर। तो अब देखना है कि आइडेंटिफायर जो हम लिखूंगा उसका रूल क्या है, आइडेंटिफायर कैसे बनाएंगे हम। तो उसके लिए कुछ रूल्स है, हमको वो रूल्स भी जानना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज हम जैसा चाहे ऐसा ही कैरेक्टर और सिंबल आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकता। ओके, पर्टिकुलर कुछ सिंबल्स हैं और कैरेक्टर्स है, उसी को यूज करना होगा। तो अब देखूंगा कि आइडेंटिफायर बनाने का रूल्स क्या है। रूल्स फॉर क्रिएटिंग आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्रिएट करने का जो पहला रूल वह है कि कौन कौन कैरेक्टर यहाँ पर यूज होगा, मतलब यूज हो सकता है। पहला जो है कि अलाउड कैरेक्टर्स, वो है कि सभी लेटर को हम यूज कर सकता हूँ आइडेंटिफायर में।
मतलब ए टू जेड, छोटा हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। कैपिटल लेटर भी यूज़ कर सकता हूँ और स्मॉल लेटर भी यूज़ कर सकता हूँ, कैपिटल और स्मॉल ए टू जेड। और 0 to 9 हम डिजिट भी यूज़ कर सकता हूँ। ओके, मतलब हम ऐसा लिख सकता हूँ कि से x10 इक्वल टू 4.5। तो यहाँ पर x10 यह एक आइडेंटिफायर। ओके, और x0 भी बोल सकता हूँ, x0 इक्वल टू 4.5, ये भी आइडेंटिफायर। ओके, तो यहाँ पर हमने एक लेटर यूज़ किया और एक नंबर यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है कि नंबर से हम स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। ओके, मतलब आइडेंटिफायर का नाम नंबर से और डिजिट से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता। मतलब अगर 0 को पहले कर दूँ तो इमीडिएटली एरर आएगा। अगर 0 पहले कर दिया तो इमीडिएटली एरर आ गया, बोल रहा है कि एंड ऑफ स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड, ऐसा कुछ बोल रहा है। यहाँ पर ये रेड बटन पर एरर दिखा रहा है, 1 एरर। यहाँ पर अगर रन भी करूँ तो एरर आएगा सिंटैक्स एरर, इनवैलिड हेक्साडेसिमल लिटरल, ऐसा कुछ बोल रहा है। ओके, तो मतलब हम नंबर से आइडेंटिफायर को स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। नंबर अगर देना है तो बाद में दे सकता हूँ, पहले नहीं। ओके, 0 हम बाद में दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहले नहीं दे सकता हूँ। ओके, यह है पहला रूल। और सेकंड रूल क्या है कि आइडेंटिफायर का जो नाम लिख रहा हूँ, ये जो कैरेक्टर्स लिख रहा हूँ x0, इसके अंदर हम स्पेस नहीं दे सकता हूँ। मतलब अगर यहाँ पर स्पेस दे दिया तो फिर से एरर आएगा। अगर इसको चलाऊँ तो फिर से एरर आएगा, दैट इज फिर से सिंटैक्स एरर आएगा, दैट इज इनवैलिड सिंटैक्स। मतलब आइडेंटिफायर के बीच में, नाम के बीच में स्पेस नहीं देना है। ओके, साइड बाय साइड लिखना है, स्पेस हम नहीं दे सकता हूँ। ओके, यह दूसरा रूल। और तीसरा रूल जो है, आइडेंटिफायर का नाम में जो स्पेशल कैरेक्टर्स हम कौन कौन यूज कर सकता हूँ। स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ एक ही यूज कर सकता हूँ, दैट इज अंडरस्कोर। इसके अलावा और कोई स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है। यहाँ पर जो स्पेशल कैरेक्टर यूज होगा वह है ओनली अंडरस्कोर। ओके, तो अंडरस्कोर हम चाहते जहाँ पर भी यूज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी जगह पर हम यूज कर सकता हूँ। मतलब बीच में यूज कर सकता हूँ, पहले भी यूज कर सकता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। अब अंडरस्कोर x0 ऐसा बोल दिया, ओके, नो प्रॉब्लम। सिर्फ अंडरस्कोर भी बोल सकता हूँ, अंडरस्कोर इक्वल टू 4.5, और इसका वैल्यू भी दिखा सकता हूँ। इसको वैल्यू अगर दिखाना है तो प्रिंट ब्रैकेट के अंदर देना है अंडरस्कोर। तो प्रिंट फंक्शन से हम किसी वेरिएबल का वैल्यू और मैसेज दिखा सकता हूँ मॉनिटर में। तो प्रिंट ब्रैकेट के अंदर दे दिया अंडरस्कोर। ओके, तो चलाने से ये 4.5 डिस्प्ले कर दिया। तो हम अंडरस्कोर यूज कर सकता हूँ एज ए स्पेशल कैरेक्टर। ये हम जहाँ पर चाहे यूज कर सकता हूँ, शुरू में यूज कर सकता हूँ, बीच में यूज कर सकता हूँ, एंड में यूज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए अंडरस्कोर कर दिया और यहाँ पर भी ए अंडरस्कोर, और दिखाने से सेम वैल्यू आएगा। ओके, तो अंडरस्कोर है स्पेशल कैरेक्टर। और नेक्स्ट जो रूल है वह आइडेंटिफायर में हम कोई कीवर्ड यूज नहीं कर सकता। ओके, मतलब यहाँ पर पाइथन में जो जो कीवर्ड है, हम जो पहले देखा था कि सपोज डेफ एक कीवर्ड है, हमने इससे पहले जो लिखा था, फंक्शन क्रिएट करने के लिए डेफ कीवर्ड यूज होता है। तो हम अगर लिख दिया कि डेफ इक्वल टू 4.5, तो ऐसा करने से इमीडिएट एरर आएगा। यहाँ पर एरर ऑलरेडी दे चुका है, दैट इज आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड। इसको अगर चलाऊँ तो यहाँ पर एरर आएगा, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। तो किसी भी कीवर्ड हम आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकता। ओके, तो यहाँ पर एक बात है कि पाइथन केस सेंसिटिव है। मतलब पाइथन में छोटा लेटर बड़ा लेटर
ये फर्क करता है। मतलब अगर ये डी को हमने कैपिटल कर दूं तो ये चलेगा। ओके, अभी ये कोई कीवर्ड नहीं है। अगर डेफ स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ तब ये कीवर्ड होगा, लेकिन अगर कैपिटल कर दूं तो अभी ये कीवर्ड नहीं है, अब ये चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब अगर प्रिंट कर दूं तो डेफ करने से यह 4.5 दिखा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हम केस को चेंज करके ये यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है, ये रिकमेंडेड नहीं है। तो रिकमेंडेड यही है कि कोई अलग सा नाम यूज़ करो, तभी हमारा काम आसान होगा। ऐसा करने से कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, तो एनीवे हम ये कर सकता हूँ। तो यही है आइडेंटिफायर क्रिएट करने का रूल। तो पहला रूल है कि हम लेटर्स एंड डिजिट्स यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन डिजिट बाद में यूज़ करना है। ओके, पहले इधर अंडरस्कोर और लेटर हम यूज़ कर सकता हूँ, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। कैन नॉट स्टार्ट एन आइडेंटिफायर विथ अ डिजिट। और स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ अंडरस्कोर ही यूज़ हो सकता है, और कोई स्पेशल कैरेक्टर आइडेंटिफायर में अलाउड नहीं है। और आइडेंटिफायर के नाम के बीच में हम स्पेस नहीं दे सकता हूँ, कैन नॉट गिव स्पेस बिटवीन आइडेंटिफायर। और लास्ट है कि कैन नॉट यूज कीवर्ड एज द आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का नाम के अंदर हम कीवर्ड यूज नहीं कर सकता हूँ। ओके, so any confusion or question or any doubt किसी का? नो सर। ओके, तो ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ। तो यह है आइडेंटिफायर क्रिएशन। नेक्स्ट देखूंगा कि पाइथन का जो डेटा टाइप्स वो क्या क्या है। तो नेक्स्ट इज डेटा टाइप ऑफ पाइथन। तो पाइथन में कोई प्रिमिटिव टाइप नहीं है। अगर किसी का C++, जावा किया है ऑलरेडी, तो उसका पता होगा कि उस लैंग्वेज में प्रिमिटिव टाइप जैसा कुछ वेरिएबल होता है। प्रिमिटिव टाइप का मतलब जो टाइप लैंग्वेज में ऑलरेडी दिया गया और जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, वो स्टोर वैल्यू डायरेक्टली, उसको बोलता हूँ कि प्रिमिटिव टाइप। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर सभी ऑब्जेक्ट है। ओके, और उसके लिए क्लास भी है। हम जो जो यूज़ कर रहा हूँ पाइथन में सभी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट और क्लास क्या है हम बाद में डिटेल्स में देखूंगा। तो इसी क्लास के लिए बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर एक स्पेस है। ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट ए स्पेस इन मेमोरी, इज नथिंग बट ए स्पेस इन मेमोरी। ओके, जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू स्टोर करूंगा इस स्पेस के अंदर। तो हमने पहले से ही तो देखा था कि जब हम x = 10 ऐसा लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या कि मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट हो रहा है जिसके अंदर है ये वैल्यू 10। और जब भी कोई स्पेस क्रिएट होगा मेमोरी में, उसका एक नंबर होगा, जो नंबर को हम बोलता हूँ एड्रेस, और यहाँ पर आइडेंटिटी भी बोलता है पाइथन में। ये जो नंबर सपोज 1000 ये एड्रेस है, इसको पाइथन में एड्रेस भी बोलता है और आइडेंटिटी भी बोलते हैं, आइडेंटिटी। तो ये एड्रेस और आइडेंटिटी स्टोर होता है इस वेरिएबल के अंदर, दैट इज x। ओके, यहाँ पर x है वेरिएबल, इसके अंदर स्टोर होगा यह एड्रेस 1000। और ये जो स्पेस यही है ऑब्जेक्ट, और ये x है रेफरेंस वेरिएबल, जिसके अंदर क्या रहता है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस रहता है। ओके, तो हर टाइम में ऐसा ही होगा। जब भी हम कोई वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करूंगा ऐसा ही होगा।
एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसका एड्रेस रहेगा इक्वल टू का लेफ्ट साइड में हमने जो नाम लिखा है उसी नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होगा जिसके अंदर रहेगा ऑब्जेक्ट का एड्रेस। ओके, सभी टाइम में ऐसा ही होगा पाइथन में। ओके, तो दैट मीन्स इन पाइथन एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। ओके, तो दैट मीन्स सभी ऑब्जेक्ट के लिए क्लास का जरूरत होता है। तो हम ये भी देखूंगा, दैट मीन्स हम जो डेटा टाइप का बात करने जा रहा हूँ सभी डेटा टाइप के लिए एक क्लास है। ओके, एक रिलेटेड क्लास है। तो पाइथन में जो जो डेटा टाइप है उसको हम कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो पहला जो कैटेगरी है वो है न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक टाइप और भी एक नॉन न्यूमेरिक टाइप है। ओके, तो हम वो बाद में देख रहा हूँ। तो पहले देख रहा हूँ क्या न्यूमेरिक टाइप। तो सभी न्यूमेरिक टाइप पाइथन में है इम्यूटेबल। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, एक इम्यूटेबल और एक म्यूटेबल। तो इम्यूटेबल क्या होता है? इम्यूटेबल वही टाइप है जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकता हूँ। म्यूटेशन का मतलब है मॉडिफाई करना। ओके, म्यूटेशन का मतलब क्या? म्यूटेशन है टू मॉडिफाई। ओके, मॉडिफाई करना को हम बोलता हूँ म्यूटेशन। तो इम्यूटेबल मतलब जिसको मॉडिफाई हम नहीं कर सकता हूँ। तो न्यूमेरिक टाइप में अगर किसी वेरिएबल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट स्टोर कर दिया तो उसका वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकता हूँ। ओके, मतलब यहाँ पर जो हो रहा है कि हमने ये जो सपोज x इक्वल टू 10, ये 10 एक न्यूमेरिक टाइप है, एक इंटीग्रल टाइप मतलब न्यूमेरिकल टाइप। तो हमने एक बार जो 10 को स्टोर कर दिया x में, यह नंबर कभी चेंज नहीं होगा। ओके, तो अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या ऐसा कि हम दोबारा x इक्वल टू 20 ऐसा नहीं लिख सकता हूँ? नहीं, ऐसा लिख सकता हूँ, लेकिन इंटरनली क्या होगा? इंटरनली जब भी हम वैल्यू को चेंज करूँगा तभी एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ओके, यही बात है यहाँ पर। हम x इक्वल टू 20 ज़रूर लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अंदर में क्या होगा? अंदर में x इक्वल टू 20 के लिए एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो हम अब देखता हूँ ये कैसे हो रहा है। हम सपोज पहले लिखा है कि x इक्वल टू 10। तो पाइथन ने क्या किया? पाइथन ने मेमोरी के अंदर एक स्पेस बनाया। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 10 है, और इसका जो नंबर मतलब एड्रेस, ये एज्यूम करता हूँ कि 1000 है। और x के अंदर क्या है? x के अंदर है 1000। तो यही था हमने पहले देखा था। ओके, मतलब अभी ये x वेरिएबल ये लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ओके, अभी तक ऐसा हुआ। और तो हम अभी क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये 10 को एक बार हमने ये ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर दिया तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, इसी को बोलता हूँ कि इम्यूटेबल। तो इसका मतलब क्या कि अगर हमने नेक्स्ट लाइन पे लिखूं कि x इक्वल टू 20, इसका मतलब क्या कि ये 20 इसी ऑब्जेक्ट के अंदर कभी भी स्टोर नहीं हो सकता। तो क्या होगा? तो यही होगा कि 20 के लिए पाइथन एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बना देगा, मतलब एक दूसरा स्पेस क्रिएट कर देगा और उस स्पेस के अंदर रहेगा 20। ओके, यही होगा। और इस स्पेस का भी एक एड्रेस होगा। ओके, पहले जो था ये 1000, वही जैसा इस स्पेस का भी एक एड्रेस होगा। इस एड्रेस मान लेता हूँ इसका एड्रेस है 2000, और ये 2000 हम कहाँ किस में स्टोर करने जा रहा हूँ? x के अंदर ही स्टोर करने जा रहा हूँ, लेकिन x के अंदर तो ऑलरेडी 1000 है। तब क्या होगा? तब यही होगा कि ये 1000 यहाँ से डिलीट हो जाएगा। एक वेरिएबल के अंदर
एट ए टाइम एक ही वैल्यू रह सकता है, दो वैल्यू एक साथ नहीं रह सकता। तो ये 1000 यहाँ से डिलीट हो जाएगा और 2000 स्टोर हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये x अभी ये सेकेंड स्पेस को पॉइंट करेगा और पहला जो लिंक था ये अब गायब हो जाएगा, मतलब ये लिंक अब मिट जाएगा। ओके, ऐसा होगा। तो ये जो पहला ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर 10 है, इसका क्या होगा? इसका यही होगा कि पाइथन में एक टर्म हम यूज करता हूं जिसका नाम है गार्बेज कलेक्शन। तो ये गार्बेज कलेक्शन क्या होता है? गार्बेज किसको बोलते हैं? तो गार्बेज का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गार्बेज वही होता है कि अनयूज्ड स्पेस इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर जो स्पेस अनयूज्ड है उसी को बोलते हैं गार्बेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टर्मिनोलॉजी है। ओके, मेमोरी के अंदर जो स्पेस हम यूज नहीं कर रहा हूँ उसी को बोलते हैं गार्बेज। तो पाइथन कैसे समझेगा कि ये स्पेस यूज नहीं हो रहा? ऐसे ही समझेगा कि जिसका कोई लिंक नहीं है। ओके, मतलब ये जो एरो देकर जो लिंक बता रहा हूँ, ऐसा कोई लिंक अगर नहीं है तो ऐसे ही पाइथन समझेगा कि वो मेमोरी लोकेशन अनयूज्ड है। तो ये मेमोरी लोकेशन का कोई लिंक नहीं है, ये लिंक गायब हो चुका है। तो इसका मतलब ये स्पेस अभी अनयूज्ड है। तो अनयूज्ड मेमोरी स्पेस देखने से पाइथन क्या करेगा? मतलब ये कौन देख रहा है? ये देख रहा है पीवीएम। हम पीवीएम का बात कर रहा हूँ। ओके, मतलब पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन वर्चुअल मशीन ये सब काम कर रहा है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, ओके, ये सब काम कौन कर रहा है? पाइथन वर्चुअल मशीन कर रहा है। पाइथन वर्चुअल मशीन जब देखेगा कि कोई अनयूज्ड मेमोरी लोकेशन है, मतलब जिसका कोई लिंक नहीं है, तो वो क्या करेगा? ये मेमोरी से हटा देगा, ये मेमोरी से वो गायब कर देगा। ओके, गायब करके क्या करेगा? गायब करके वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लौटा देगा। ओके, दैट इज पीवीएम विल रिटर्न दिस स्पेस। किसको रिटर्न करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को। यही इसका काम है, पीवीएम का यही काम है कि अगर किसी स्पेस अनयूज्ड है तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को लौटा देना। जैसे हम क्या कर सकते हैं, जिसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लौटा देने से क्या होगा कि ये स्पेस फिर से हम यूज कर सकता हूँ। ओके, तो ये जो लौटा दे रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को अनयूज स्पेस, इसी को बोलते हैं कि गार्बेज कलेक्शन। ओके, दैट मीन्स गार्बेज कलेक्शन किसको बोलते हैं? कि अनयूज स्पेस को ऑपरेटिंग सिस्टम को लौटा देना, दैट इज टू रिटर्न एन अनयूज्ड स्पेस। अनयूज्ड स्पेस किसको? ना ऑपरेटिंग सिस्टम को। to return an unused space to operating system is called garbage collection. Okay, तो ये काम कौन करेगा? पीवीएम करेगा। पीवीएम इस गार्बेज कलेक्शन को करेगा। तो हमारा कोई हेडेक नहीं है, हमको सिर्फ ये टेक्निक को समझ लेना होगा कि ऐसा हो रहा है, अंदर में ऐसा हो रहा है। हमारा कोई हेडेक नहीं है, ये सब काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। पीवीएम हमारे लिए ये काम कर देगा। ओके, तो दैट मीन्स हम x=20 कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। पाइथन एक दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे लिए बना देगा। तो हम अभी देखना चाहता हूँ कि ये काम सचमुच हो रहा है या नहीं, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट सचमुच बनता है या नहीं, ये हम देखूंगा। तो कैसे देखूंगा? हम पहले इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस को चेक करूंगा। कैसे? तो हम प्रिंट दूंगा और एड्रेस को देखने के लिए हम और एक फंक्शन यूज करूंगा, दैट इज, इसका नाम है आईडी। आईडी किसके लिए? आईडी फॉर आइडेंटिटी। हम जो पहले बता रहा था कि एड्रेस को हम आइडेंटिटी भी बोलता हूँ।
ओके, एड्रेस और आइडेंटिटी। ओके, इसको देखने के लिए फंक्शन है आईडी। तो हम आईडी लिखूंगा और ब्रैकेट में लिखूंगा एक्स, जिसका एड्रेस देखना है। तो आईडी के ऊपर अगर माउस रखूं तो ये डिटेल्स बताएगा कि ये क्या काम कर रहा है। बोल रहा है कि रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का आइडेंटिटी वो रिटर्न कर रहा है। आइडेंटिटी क्या है, ये नीचे बोल रहा है कि दिस इज गारंटेड टू बी यूनिक अमंग साइमल्टेनियसली एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। मतलब सभी ऑब्जेक्ट के लिए ये आइडेंटिटी यूनिक होता है, मतलब अलग होगा। किसी भी दो ऑब्जेक्ट का आइडेंटिटी सेम नहीं हो सकता। सभी ऑब्जेक्ट का आइडेंटिटी और एड्रेस अलग होता है। तो सी पाइथन यूजेस ऑब्जेक्ट्स मेमोरी एड्रेस। ये सी पाइथन क्या है, हम अभी जो पाइथन यूज कर रहा हूँ यही है सी पाइथन। तो सी पाइथन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जो पाइथन वर्चुअल मशीन वो सी लैंग्वेज से लिखा गया, इसके लिए नाम है सी पाइथन। तो अभी हम सी पाइथन यूज कर रहा हूँ। तो मतलब हमारा अभी का पाइथन में आइडेंटिटी का मतलब है ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस। ये क्लियर यहाँ पर लिख चुका है, मतलब हम ऑब्जेक्ट का एड्रेस दिखा रहा हूँ। तो अगर इसको रन करूँ तो एक नंबर दिखाएगा, यही है हमारा ऑब्जेक्ट का एड्रेस। ओके, इतना लंबा एक नंबर। तो यह है एक्स का एड्रेस। और पहले ये एड्रेस था और 20 स्टोर करने के बाद फिर से हम इसको एड्रेस को चेक करूँगा और देखूँगा ये एड्रेस सेम है और ये डिफरेंट है। अगर सेम है तो समझूंगा कि नया ऑब्जेक्ट नहीं बन चुका है, और अगर डिफरेंट है तो समझूंगा कि नया ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो अगर इसको रन करूं तो देखूंगा कि एड्रेस बदल चुका है, ये नया एड्रेस हो गया, मतलब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। ओके, और पहले जो ऑब्जेक्ट था इसका एड्रेस डिफरेंट है, वो ऑब्जेक्ट अभी गार्बेज कलेक्शन हो चुका है। ओके, वो तो हम देख नहीं पाऊंगा कि ये गार्बेज कलेक्शन हो गया या नहीं, तो हमको यही समझ लेना होगा कि ये गार्बेज कलेक्शन हो चुका है। तो ऐसा करके हम देख सकता हूँ कि ये इम्यूटेबल टाइप है, न्यूमेरिक टाइप। हम एक बार अगर वैल्यू स्टोर कर दूँ तो ये दोबारा चेंज नहीं होगा। अगर चेंज करना चाहता हूँ तो पाइथन सिंपली क्या करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा, लेकिन हमको कोई पता नहीं चलेगा। अगर एड्रेस चेक नहीं कर रहा हूँ तो हमको कोई पता नहीं चलेगा कि ये सब हो रहा है, लेकिन पीवीएम अंदर में ऐसा कर रहा है। ओके, लेकिन हमारे लिए कोई हेडेक लेने का ज़रूरत नहीं, हम इजीली वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो एनी डाउट अप टू दिस, एनी कंफ्यूजन कि इम्यूटेबल का मतलब क्या है? Any doubt or any question? किसी का कोई डाउट है? नो सर।